चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे। आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बता रहे थे। और दिल्ली सल्तनत को बताते हुए आपको बताया था कि जो दिल्ली थी, दिल्ली किसने बसाई थी? तोमरों ने। फिर तोमरों से छीना चौहान, फिर चौहानों से फिर ये गई तुर्कों के पास। ठीक। और तुर्कों ने भी अपने अलग अलग राजवंश बनाए, जिसमें सबसे पहला वाला कौन सा था? गुलाम था, स्लेव थे। और बताए थे गुलाम में अलग अलग कई सारे सुल्तान थे। एक एक करके सारे सुल्तानों के नाम आपको बताए थे, जिसमें कुल कितने सुल्तान आपको बताए थे? 11 थे कुल टोटल। जिसमें बताया था कि जो बड़े बड़े जो मेन सुल्तान थे, जिसमें आपको बताया था कि ऐबक था, इल्तुतमिश था, रजिया और बलबन। बाज की बीच वाले जो हैं, ये केवल सीक्वेंस के लिए आपको आते हैं अरेंज करने के लिए। फिर इसी के बाद बताया था कि बलबन के बाद फिर कंडीशन चेंज हो गई, और उसके बाद उसके जो वंश का पतन शुरू हो जाता है। तीन जो बारी बारी से बनते हैं, कैकुबाद और कयूमर्स। क्योंकि बड़ा बेटा आपको बताया था कि पहले मंगोलों ने मार दिया था, छोटा वाला आया नहीं बंगाल से, तो उसी का जो अपना पोता था कौन, कैकुबाद, वो सुल्तान बनता है। लेकिन उसको बाद में लकवा मार गया, फिर 2.5 साल के बच्चे कयूमर्स को बनाया गया था। तो उसी को हटा के फिर खिलजियों ने शुरुआत की सत्ता की। और बताया था खिलजियों की जो सत्ता शुरू हुई थी, वो एक बताया था कि कोई खानदानी नहीं था, वो वंशानुगत नहीं थे वो लोग। खिलजियों ने तलवार के बल पर सत्ता हासिल की थी। उसके पहले बताया था कि बलबन का बेटा है तो उसका पोता है, वो वंश परंपरा चल रही थी। खिलजियों ने इसको खत्म किया, और पहला ऐसा राजवंश रहा जो तलवार के बल पर सत्ता हासिल करता है। और इसीलिए खिलजी जब सुल्तान बनते हैं तो इसको खिलजी क्रांति कहा जाता है, क्योंकि ये किसी वंश की परंपरा से नहीं आए थे, ये ताकत के बल पर आए थे। और इसमें भी आपको बताया था कि पहला जो बड़ा सुल्तान था कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। बूढ़ा था, 70 साल का था, तो इसलिए ये काफ़ी लिबरल था, उदार था। और इसी की उदारता का फ़ायदा इसके भतीजे ने उठाया। बताया था कि उसका नाम क्या था? अली गुरशास्प। अली गुरशास्प जो था वो उसका भतीजा भी था और दामाद भी था। और उसी ने बहुत बुरी तरीके से हत्या की, किसकी? जलालुद्दीन के। बताया था कि धोखे से गला काट के उसकी हत्या कर दी गई थी। और फिर सत्ता हासिल करता है, और अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बड़े सपने थे। तो बताया था कि उसने एक बड़ी सेना तैयार की, और पहली बार जो खिलजी थे वो साउथ की तरफ बढ़े। बताया था दिल्ली सल्तनत का पहला जो राजवंश था वो दक्षिण की ओर अभियान करता है। हालांकि ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए थे, बस गए थे, विजय हुई और फिर वापस चले आए पैसा वसूल के। और बताया था कि इनका जो दक्षिण अभियान था, साउथ एक्सपीडिशन था, उसका नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर। वही जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी में कहा जाता है कि उसको 1000 दिनार में उसको खरीदा गया था। और इस अलाउद्दीन खिलजी का एक फेमस अभियान था, आपको बताया था जो, और बताया था कि उसी साउथ के अभियान से इसको मिला था कोहिनूर। कोहिनूर का जो हीरा था गोलकुंडा के खान से निकाला गया था, और बहुत खूबसूरत हीरा था। उसके साथ कहानियाँ बहुत हैं, इसलिए वो फेमस। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है, कहानियाँ बहुत हैं। और ये कहानी की जो शुरुआत होती है कोहिनूर की, वो अलाउद्दीन खिलजी के समय से ही शुरू हो जाती है। ठीक। इसी के समय आपको बताया था कि चित्तौड़ अभियान किया गया था, जिसमें अमीर खुसरो भी उसके साथ गया था। और चित्तौड़ जीतने के बाद उसने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। और चित्तौड़ के जो राजा थे रायगढ़, उनकी मौत हुई थी, कर्ण सिंह। फिर उसी चित्तौड़ में ही आपको बता दें कि जो अमीर खुसरो ने पहली बार विवरण दिया था किसका? जौहर व्रत का, कि राजपूतानियों ने जौहर व्रत किया था। तो ध्यान रखेंगे, जो चित्तौड़ विजय है, इस चित्तौड़ विजय के ऊपर कई सारी कथाएं बनी हुई हैं। बाद में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक किताब लिखी थी, पद्मावत, आपने सुना होगा। तो जो पद्मावत थी वो इसी रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह पर लिखी गई थी। इसी पर एक फिल्म बनी थी अभी 2-3 साल पहले, आपने सुना होगा, कौन सा? पद्मावती। पहले पद्मावत था, बाद में उसका नाम पद्मावती कर दिया गया। तो ये फिल्म, ये बिल्कुल काल्पनिक कहानी है, इमेजिनरी स्टोरी। हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, कि जब उसकी फिल्म आई थी तो बड़ा उस पर विवाद हुआ था, बड़ा हल्ला हुआ कि ये गलत दिखाया गया, वो गलत दिखाया गया। जबकि आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो चित्तौड़ पर हमला किया था, तो चित्तौड़ पर हमला उसने कब किया था? 1313 में किया था। ठीक। अब सोचिए, 1313 में अलाउद्दीन खिलजी, 1303 में चित्तौड़ पर हमला किया था, चित्तौड़ अभियान हुआ था। और जो पद्मावत लिखी गई थी, वो अमीर खुसरो ने जो पद्मावत लिखी थी, वो लिखी थी 1541 में, 1541। यानी पद्मावत कब लिखी गई?
1541, इसके हमले के लगभग 250 साल बाद। तो और जो पद्मावत लिखी गई, पद्मावत किस भाषा में है? अरे बवाल हुआ था तो बड़ा हल्ला मचा था पद्मावत के ऊपर। खाली बवाल आप लोग देखते हैं, काम की चीज नहीं। मलिक मोहम्मद जैसी कहाँ के रहने वाले थे? यहीं बगल में जौनपुर है। जौनपुर से आप प्रतापगढ़ की तरफ जाएंगे, जायस एक जगह पड़ती है, तो वहीं के रहने वाले थे, जौनपुर के थे मलिक मोहम्मद जैसी। और 1541 में लिखी थी, अवधी भाषा में लिखी गई थी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? अवधी में लिखी गई। तो उसी में ये भी है, पद्मावत अवधि में लिखी गई थी, वो उर्दू की कहानी नहीं। ठीक है, उसकी कहानी आप पढ़ेंगे तो उसकी कहानी इसकी कहानी से बहुत अलग है। उसमें है कि पद्मिनी जो थी वो सिंगल देश की राजकुमारी थी, और उनके पिता बचपन से बहुत सुंदर थे। उसकी सुंदरता का विवरण जो है कि जो मलिक मोहम्मद जासी ने बहुत भयंकर तरीके से लिखा है। पहले के जो कवि होते थे ना, बढ़ा चढ़ा के लिखते थे, कितनी गोरी थी, इतनी सुंदर थी कि वो पान खाती थी तो उसका पान का पीके गले तक बिल्कुल लाल लाल दिखाई देता था। तो इस तरीके से लिखा है उन सबों ने, और वो इतनी सुंदर थी कि आ, राजा को बड़ी टेंशन थी उससे। तो राजा ने क्या किया था कि किसी को भी उसको मिलने या देखने तक से मना कर दिया था, पद्मावती को। पद्मावती का एक ही दोस्त था, उसका एक दोस्त था, एक तोता, हीरामन नाम का एक तोता था। तो हीरामन तोते से ही उसकी दोस्ती थी, उसी से वो बातचीत करती थी। तो सोचिए, हीरामन तोते से उसकी दोस्ती थी। मलिक मोहम्मद जैसी कहानी आपको बता रहे हैं, जिससे उसकी बातचीत होती थी, दोस्ती थी। तो राजा को तोते के ऊपर ही डाउट हो गया। तो राजा ने तोते को कत्ल करवा दी कि इसकी हत्या कर दो। तो तोते को मारने के इसलिए उसको सिपाही लेके गए जंगल में, और जब पिंजड़ा खोला गया तो तोता उड़ के भाग गया वहां से। अब सोचिए, सारा खेल तोता करता है। ओरिजिनल जो मलिक मोहम्मद जैसी की लिखी गई, तोता उड़ते हुए जाता है, और चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह। रतन सिंह अपने बालकनी में खड़े थे, वहां पर तोता जाता है, और तोता वहां पर जाके, क्योंकि तोता भी गुस्से में आ जाता है राजा से अपने, तो वहां जाके वो राजा को रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान करता है। वो बुरा नहीं बताते हुए, इतनी सुंदर है, ये है वो है। तो इतनी सुंदरता का वो बखान तोता करता है किसको? राणा रतन सिंह को। कि राणा रतन सिंह बिल्कुल, मतलब अब कहते हैं कि अब हमको इसी से शादी करनी। राणा रतन सिंह की 13 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी। पद्मिनी उनकी 14वीं बीवी थी। तो तोते ने इतनी जबरदस्त व्याख्या की कि वो रतन सिंह खुश हो गए कि हमें रानी पद्मिनी से शादी करनी। तो उन्होंने उनके पिताजी के पास प्रस्ताव भेजा, उसने मना कर दिया कि नहीं करेंगे तुमसे शादी, तुम्हारी पहली 13 वाइफ। तो फिर उनके पिताजी ने बाद में उसके लिए, वो पहले करते थे ना स्वयंवर टाइप से, सभी राजाओं को बुलाया गया, इनको नहीं बुलाया गया था। लेकिन ये अपनी बात 13वीं वाइफ को लेके गए थे। राणा रतन सिंह अपनी 14वीं शादी के लिए एक वाइफ को लेके गए थे वहाँ पर शादी में। फिर किसी तरीके से लड़ाई झगड़ा करके शादी वादी करके वो वापस चले आते, क्योंकि उसकी जो शादी फिक्स हुई, जो राजा जीता था वहाँ पर, तो इन्हीं के पड़ोसी देश का राजा था, वो जीत गया था। लेकिन फिर उसको मारपीट के किसी तरीके से धोखे से ये उड़ा ले आते हैं रतन सिंह, और फिर अपने यहाँ राज्य में रहते हैं। ठीक। इधर वो तोता जो था, तोता बड़ा शातिर था। उस तोते ने रानी पद्मिनी की सुंदरता की कहानी एक जादूगर को सुनाई, जो म्यूजिशियन था, जादूगर भी था, और वो टोना टोटका करता था, और वो राणा रतन सिंह के दरबार में रहता था। तो उसको सुनाई गिरा, और देखा किसी ने नहीं था पद्मिनी, केवल राजा देखे थे और बाकी तोता देखा था। बाकी बाहरी दुनिया ने देखा ही नहीं कि वो कैसी है पद्मिनी। तो फिर उस तोते ने उस जादूगर को कहानी सुनाई। तो जादूगर भी पद्मिनी को देखने के लिए उत्सुक हुआ, जाता है तो फिर राजा को पता चलता है। तो राणा ने जादूगर को मतलब जो तांत्रिक टाइप से था, उसको मार पीट के अपने राज्य से निकलवा दिया, बेइज्जत करके उसको निकलवाया। तो वो गया और जाता है फिर गुस्से में अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन, वो जंगल में अलाउद्दीन खिलजी शिकार खेलने जाता है, तो ये कुछ संगीत बजाता है, वाद्य यंत्र, जिससे अलाउद्दीन खिलजी बहुत खुश हो जाता है, उससे प्रेरित होता है, उसको बुलाता है। तो वो तोते से सुनी हुई व्याख्या वो अलाउद्दीन खिलजी को बताता है कि रानी पद्मिनी ऐसी थी। उसने भी ओरिजिनली देखा नहीं था, उसने किसके मुंह से सुना था? तोते के मुंह से सुना था। तो फिर उसने वो सुनी हुई व्याख्या अलाउद्दीन खिलजी को बताई, तो अलाउद्दीन खिलजी बोला इतनी सुंदर कोई हो सकता है, हमको अब इससे शादी करनी। और फिर वो अलाउद्दीन खिलजी इनको मैसेज करता है कि हमको रानी पद्मिनी दिया जाए। मना कर देते हैं। तो फिर ये सेना लेके पहुंचते हैं,
बाद में ये होता है कि इतना लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं। अलाउद्दीन ने बातचीत के जरिए मामला निकाला कि यार ये जो बोल रहा है, जो हमारे पास तांत्रिक आया, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, एक बार पहले चेक किया जाए कि रानी पद्मिनी है वैसी या फालतू ये सब कहानी सुना रहे, ये सब खाली सोचिए सुनी सुनाई बातों पर चल रही कहानी। तो फिर घेरा डाले हुए चित्तौड़ का, ये इनसे समझौता करते हैं कि आइए हम लोग मिलते हैं, भोजन करते हैं और बातचीत करेंगे, और फिर अगर सब कुछ रहा तो वापस लौट जाएंगे। तो रतन सिंह इनवाइट करते हैं अलाउद्दीन खिलजी को अपने किले में। अलाउद्दीन खिलजी किले में पहुंचता है वहां पर भोजन के लिए, और फिर भोजन करता है, लेकिन रानी दिखती नहीं है। तो वो डिमांड करता है कि भाई रानी जी से एक बार मुलाकात कराई जाए। बोले मुलाकात तो नहीं हो पाएगी, देख नहीं पाओगे बेटा तुम। तो बोला किसी तरीके से बड़ा शर्त वर्त रखी गई कि भाई फालतू में एक बार देखने के चक्कर में तुम्हारे कई हजार योद्धा मर जाएंगे, उससे अच्छा रानी को देख ही लेने दो। राजा के अपने लोगों ने समझाया कि भाई एक बार देख ही लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, भाई ठीक है अपने रिस्क पर देखिए आप। तो हुआ ये कि जहाँ अलाउद्दीन खिलजी बैठा था उसके दूर मुंडेर पर, बहुत दूर मुंडेर पर एक शीशा रखा गया बालकनी में, और उधर दूसरी तरफ से शीशे के सामने खड़ी होती है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी की परछाई शीशे पर पड़ती है, और शीशे पर नजर पड़ी किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। नजर पड़ते ही इसको झटका लगा और बेहोश हो गया। डायरेक्ट नहीं देखा, केवल शीशे पर उनकी तस्वीर देखी, उनका परछाई देख के वो बेहोश हो गया। सामने देखता तो पता नहीं क्या हो गया, वो बेहोश हो गया। फिर पानी उन्हें दे के उठाया गया, बोले बेटा अभी तो परछाई दिखी। अब ये बोला कि भाई हमको शादी करनी ही करनी, तो इन्हीं से करनी। तो लेकिन माने नहीं। फिर इससे अलाउद्दीन खिलजी ने होशियारी दिखाई कि बातचीत करते हुए दोनों राजा उसको छोड़ने के लिए बाहर गए, किले के गेट तक गए। तो जब अलाउद्दीन खिलजी घोड़े पर बैठा निकलने के लिए, तो जाते जाते राजा को भी टांग लेके चला गया, उन्हीं को किडनैप करके भाग गया अपने खेमे में। इसके सिपाही दौड़ाते रहे, वो निकल गया, राजा हो गया किडनैप। अब अलाउद्दीन ने ऑफर दिया कि भाई हमारी रानी पद्मिनी हमको दिया जाए, नहीं तो हम राजा को मार देंगे। तो इधर इनके मंत्रियों और बाकी जो रानियां थी इनमें मंत्रणा हुई। तो बाकी रानियां तो जलती थी कि भेजो, इसके चक्कर में हमारे राजा किडनैप हो गए। लेकिन जो बड़ी रानी का बेटा था उसने मना किया कि नहीं, ये राजपूतों की आन बान शान का मामला है, हमें रानी पद्मिनी को ऐसे नहीं सौंपना चाहिए। तो वहीं पर दो बड़े बहादुर योद्धा थे उनके, एक था गोरा और दूसरा बादल। गोरा बादल की कहानी बड़ी फेमस थी। तो गोरा बादल और उनकी जो बड़ी पत्नी का जो बेटा था, इन लोगों ने योजना तैयार की कि नहीं हम लोग किसी तरीके से रानी और राजा दोनों को निकाल के लेके आएंगे। तो वही ये लोग क्या करते हैं कि अलाउद्दीन की शर्त स्वीकार करते हैं कि ठीक है कि हम रानी को आपको सौंपेंगे और आप राजा साहब को वापस कर दीजिए। तो बोले ठीक है रानी को सौंपा जाए। तो बोले रानी पद्मिनी ऐसे नहीं आती। बोले अभी वो पूरा तामझाम के साथ आती हैं, उनकी कम से कम 1200 रानियाँ हों, 1200 नौकरानियाँ होंगी जो उनके साथ जाएंगी। बोले ठीक है भाई 1200 दासियों को भी भेजो, कोई दिक्कत नहीं, इतना भी झेल लेंगे। तो पालकी कहा जाता है कि इकट्ठा की गई 1200, और उसमें दासियों के भेष में इनके योद्धा बैठे, और आगे गोरा सिंह और पीछे सबसे थे बादल। तो ये लोग पहुंचे वहां पर, और जब अलाउद्दीन के खेमे में गए तो अलाउद्दीन को बताया गया कि भाई रानी साहिबा आ गई हैं, आप राजा को सौंपिए। तो राजा को जब सौंपा आता था, बोले रानी को भेजिए, बोले रानी अभी आ रही है, पहले राजा को भेजिए। तो राजा इधर पालकी में घुसते हैं, और पालकी आपस में जुड़ी हुई थी, होते 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 सबसे पीछे निकल जाते हैं, और इधर रानी की बजाय योद्धा निकलते हैं। तो गोरा आगे था, गोरा और बाकी 1200 राजपूत थे, ये खिलजियों से लड़ाई करने लगे। और राजा जो था बादल के साथ वो था, उसके साथ पीछे से वो अपने महल की तरफ चले गए, किले पर वापस लौट गए। अलाउद्दीन खिलजी को कुछ मिला नहीं, क्योंकि रानी के बजाय योद्धा थे, सारे 1200 को उसने मार दिया, सबको मार दिया। फिर इसके बाद इसका मूड खराब होता है, वो हमले की योजना बनाता है। तो जब हमले की ये योजना तैयार करता है, उससे पहले कि ये हमला करता चित्तौड़ पर और राजा को मारता, जो रतन सिंह का जो पड़ोसी राजा था जिससे ये छीन के ले आए थे स्वयंवर में, उसने रतन सिंह पर हमला कर दिया और राजपूतों में युद्ध छिड़ गया। और इससे पहले कि अलाउद्दीन खिलजी वहां तक पहुंचता, रतन सिंह और वो दोनों राजपूत राजा लड़ते हुए मारे गए, दोनों मर गए थे। जब ये दोनों मरे, इनकी मौत की खबर रानी पद्मिनी को लगती है। तो पद्मिनी क्या करती हैं कि वही बड़ा सा एक यज्ञ बनाते हैं, जिसमें आग जलाई जाती है, और अपने बाकी राजपूतानी जो थी उन लोगों के साथ वो जौहर व्रत करते हैं। और अलाउद्दीन जब तक पहुंचता है वहां तक, तो राजा पहले ही मर चुका था, और वहां पर उसको केवल राख मिलती है। वही आखिरी लाइन है पद्मावत की उठे थे कि इसी राख के लिए हमने इतना कुछ किया, और मिला क्या हमको? पद्मिनी की राख मिली। तो ये इमेजिनरी कहानी,
ये जो आपको कहानी बताएगी ये पद्मावत को जो आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें लिखा हुआ, जबकि फिल्मों में बाकी कहानियां अलग अलग दिखाई। फिल्म आप देखें जो अलाउद्दीन खिलजी वाली बनी है तो उसमें दिखाते हैं कि अलाउद्दीन से लड़ते हुए राजा मर गए, या ऐसा हुआ नहीं था। इसके हिसाब से नहीं हुआ था मलिक मोहम्मद जैकी से, मलिक मोहम्मद जैसी के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये राजपूत आपस में लड़के मरे थे, और जब तक ये पहुंचता तब तक वो लोग मर चुके थे और रानी सती हो चुके थे। ठीक। तो फिल्मों में कई सारी जो कहानियां दिखाई जाती हैं, हम लोग को कई सारी कहानियां बताई जाती हैं, क्योंकि लोग ओरिजिनल सोर्स देखते नहीं। जब इस पर काफी बवाल हुआ था तो हम भी सोचे चल क्या रहा है भाई, उस समय लॉकडाउन का समय था, आपको याद होगा। तो हम आराम से बैठ के पहले डाउनलोड के पहले पद्मावत पढ़ी जाए, कह रहे हैं पद्मावत वाले। तो पता चला कि यार इसमें कहानी तो कुछ और है, फिल्म में कुछ और दिखा रहा है, और उधर पगले और पता नहीं किस चीज का विरोध कर रहा है कि पद्मिनी का ऐसा कुछ दिखा रहा है। बोले की कहानी चल रही, पढ़ा किसी ने नहीं, बस वो वाले की कहानी चला रहे हैं। एक बार पढ़ तो थोड़ा सा, लेकिन वो पूरा नहीं है। कवि ऐसे होते थे, जैसे बताया ना बढ़ा चढ़ा के, वो हर्षवर्धन वाली कहानी बताया था ना कि वो बहन के राज्य पर कब्जा कर लिया और उसने लिखा कि भाई वो ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसको कब्जा करना पड़ा। तो चाटुकार टाइप भी होता है, ऐसे लिखता है। और सोचिए ओरिजिनल कहानी ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमला चित्तौड़ पर इस समय हुआ था 1303 में, और लिखा कब गया? 1541। उस समय देश पर शेरशाह सूरी का राज था। तो शेरशाह सूरी के समय अलाउद्दीन की खिलजी की कहानी लिखेंगे तो कुछ से कुछ तो गड़बड़ लिखेंगे। और उसमें उसको राजपूतानी ने उसको सिंगल देश की राजकुमारी बताया गया। ओरिजिनल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चले, लेकिन होता है कि ओरिजिनल कोई पढ़ता नहीं, अलग अलग व्याख्याएं कहीं से सुनी सुनाई कहानियों पर लोग यकीन कर लेते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर गड़बड़ है तो अगर आपके पास अवेलेबल है, जैसे हम लोग बताए ना कि संविधान पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि उसके साथ सबसे प्लस पॉइंट है कि ओरिजिनल हमारा संविधान क्या है, उपलब्ध है। आप सीधे उसको पढ़ लीजिए, कोई भी बात हो तो उसी तरीके से एंशियंट में कई बार जैसे आपको बताया कि कई जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहाँ पर ओरिजिनल सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर विवाद बना रहता है। मिडिवल मॉडर्न में क्या है कि ओरिजिनल सोर्सेज मिलते हैं, तो पता चल जाता है कि असली कहानी क्या है, लेकिन वो भी लोग पढ़ते नहीं है। बताए ना, लोग खाली बकवास करते हैं, पढ़ाई कम है उसके बाद फिर सारी कहानी कह देंगे। तो ये पूरी कहानी जो है ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है। ठीक है, क्योंकि घटना हुई थी 1303 में और लिखा था उसने 1541 में, और घटना उधर की है और ये लिखे थे बैठ के जौनपुर में। ठीक। तो वो भी कहीं से सुनी बातें आई, कुछ अपना मिलाया और कुछ मिला जुला के बढ़िया कहानी लिख दी। पॉपुलर हो गया, पॉपुलर हो गया तो लोग सुना रहे हैं उसे। ठीक है, चलिए खैर। तो बताया कि अलाउद्दीन खिलजी का जो समय काल था एक बड़ा समृद्ध काल था, और इसी के जो आपको बताया था कि अपनी परमानेंट आर्मी रखने के लिए इसने मार्केट कंट्रोल यानी बाजार नियंत्रण की नीति बनाई थी। और बाजार नियंत्रण की जो नीति थी उसकी बड़ी खतरनाक ढंग से बनाई गई थी, और उसी को पूरा करने के लिए उसने आपको बताया था कि सब कुछ अच्छे से कंट्रोल किया था, कितने पर कितनी चीज़ें बिकनी चाहिए। हालांकि वो सारा का सारा कंट्रोल केवल उसके जिंदा रहते तक ही था, जैसे ही वो मरा सारा नियंत्रण क्या हो गया, खत्म हो गया। अलाउद्दीन खिलजी को एक और चीज़ का श्रेय दिया जाता है कि इसने एक कुतुब मीनार के पास एक अलाई दरवाजा बनवाया था। तो जो अलाई दरवाजा बना है कुतुब मीनार के पास है, इसकी जो मेहराब है, मेहराब मतलब ये जो आर्क आप देख रहे हैं, ये इसी पर सारा वजन पड़ा होगा। तो माना जाता है कि मेहराब का शुद्ध इस्लामिक परंपरा में पहला जो निर्माण था इस अलाई दरवाजा में किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक। तो इसी के बाद से मेहराब की परंपरा और उस पर गुंबद अच्छे अच्छे बनने लगे थे। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आपको बताया कि था श्रेष्ठ, लेकिन अंतिम समय आपको बताया था इसका बहुत खराब गया था, बीमार पड़ गया था। और इसी के सामने ही इसकी जो वाइफ थी देवल देवी, जिसको खाने जहाँ थी, फिर मलिक काफूर अपने हिसाब से करने लगा। लेकिन जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई, तो आपको बताया था जितने हमारे कड़े राजा होते थे उन सब के लड़के क्या होते थे, आवारा टाइप के होते थे। तो जैसे ही ये मरा, जैसे बताया ना कि उधर बलबन मरा तो 3 साल के अंदर पूरा गुलाम खत्म हो गया, वैसे जैसे अलाउद्दीन खिलजी मरा तो इसका जो लड़का बना था, सुल्तान बना, उसका नाम था मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी आवारा नहीं था, वो परम आवारा था। मतलब आवारगी में भी जो सबसे ऊपर वाले होते हैं ना, सबसे हाइट वाले, वो उस लेवल का था। उसकी आवारगी किससे आपको हम शेयर करेंगे, किताब का आपको कट आपको शेयर करेंगे, पढ़िएगा कि बहुत भयानक, कि आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी कोई कर सकता है। आवारा था, बदमाश टाइप से था, लेकिन उस आवारा लड़के में साहस बहुत था।
हिम्मत बहुत था। उस आवारा लड़के ने एक ऐसी हरकत की कि जो बड़े से बड़े सुल्तान नहीं कर पाए थे। जैसे जब ये सब दिल्ली में सुल्तान बनते थे, तो सुल्तान बनते समय ये परंपरा होती थी कि जैसे बेसिकली आपको बताया था, ये सब क्या थे, लुटेरे थे, लूटपाट करने आए थे, लूटपाट करते करते क्या बन गए, राजा बन गए। तो जब आपको इल्तुतमिश पढ़ाया था तो बताया था कि ये लोग फिर परमिशन किससे लेते थे, खिलवत मांगते थे, किससे, खलीफा से। तो खलीफा एक तरीके से उनको सर्टिफिकेट देता था कि हाँ तुम सुल्तान बन सकते हो, परमिशन देते हैं। तो वो एक तरीके से आपको बताया था अप्रूवल होता था सुल्तान बनने का। हालांकि वो फॉर्मेलिटी होती थी कि इल्तुतमिश सुल्तान बना था कब, 1210-11 में, और खलीफा से खिलवत तो लेता है 1229। यानी फॉर्मेलिटी वो करता है कि हाँ हमको खिलवत चाहिए, क्योंकि खिलवत एक बहुत अनिवार्य परंपरा थी। बिना उसके कोई भी सुल्तान अ, वैध नहीं माना जाता था। इवन सारे सुल्तानों को खिलवत लेनी पड़ी थी। तो जब इसका बेटा गद्दी पर बैठा, मुबारक शाह खिलजी, तो उसको बोला गया कि अब तुम सुल्तान बन गए। उलेमाओं ने सलाह दी कि सुल्तान बन गए, अब तुमको खलीफा के पास कुछ गिफ्ट भेजना पड़ेगा, कुछ पैसे, कुछ गुलाम भेजने पड़ेंगे, और उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप हमें खिलवत दीजिए ताकि हम सुल्तान बन सकें। तो बोला कौन होता है खलीफा? तो बताया गया खलीफा धरती पर खुदा का प्रतिनिधि होता है, और सबसे बड़ा खुदा के बाद धरती पर खलीफा होता है। बिना उसकी परमिशन के कोई भी मुसलमान सुल्तान नहीं बन सकता। बोला खलीफा इतना बड़ा होता है? जो बताया गया सबसे बड़ा होता है खलीफा। उसने कहा कोई बात नहीं, आज से हम खुद एक खलीफा हैं। उसने खुद को एक खलीफा घोषित कर दिया, और बुला के जाके उस खलीफे को बोलो कि उसको खलीफा खलीफा बनना है तो आके हमसे पूछेगा, हम किसी खलीफे से परमिशन नहीं लेंगे। तो खलीफा की सत्ता को डिनाई करना, ये बड़े से बड़े सुल्तानों में इतना साहस नहीं था। बड़े सुल्तान भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे कि खलीफा की सत्ता को डिनाई करें। तो खलीफा की सत्ता को डिनाई करने वाले इकलौता सुल्तान कौन था? मुबारक खिलजी, जो इसका बेटा था, उसी ने ऐसा किया। ठीक, लिख लीजिए, मुबारक शाह खिलजी। नाम हमें लिखवा दिए थे पहले, सबका नाम इकट्ठा हो गया था ना। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 20, 1316 to 20, 1320 से 16 से 20, लिख लीजिए। इसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया, लिख लीजिए, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा। खुद को खलीफा घोषित किया, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा। ठीक है, बड़ी बड़ी टाइटल थी इसकी, अल इमाम, उल इमाम, उल वासिक बिल्लाह, इस तरीके से। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं, बस इसने खुद को क्या किया था, खलीफा घोषित किया था। ठीक है। तो जब ये गड़बड़ी करता था, शराब वराब पीता था, मौज मस्ती करता था, याशी करता था, जिसकी वजह से हालत बड़ी खराब हो गई थी, तो एक हिंदुस्तानी मुसलमान था जो कन्वर्टेड था, उसने कुछ समय के लिए सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। इकलौता यही था हिंदुस्तानी मुसलमान जिसने सत्ता अपने हाथ में ली थी। लिख लीजिए, खुसरो शाह। खुसरो शाह, खुसरो शाह। ये लिख लीजिए, कन्वर्टेड मुस्लिम था, परिवर्तित मुसलमान था, परिवर्तित मुसलमान था, कन्वर्टेड मुस्लिम। परिवर्तित मुसलमान था। ठीक है। यही इकलौता हिंदुस्तानी मुसलमान था जो कुछ दिनों के लिए सुल्तान बना था। लिख लीजिए, एकमात्र हिंदुस्तानी मुसलमान जो कुछ समय के लिए सुल्तान बना, वॉज द ओनली इंडियन मुस्लिम, एकमात्र मुसलमान जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया, जो सुल्तान बना।
ठीक है। बाद में जब ये, क्योंकि गुजरात से था बेसिकली, वो जब सुल्तान बना तो बाकी क्योंकि तुर्की थे बेसिकली, वो ओरिजिनल मुसलमान अपने आप को मानते थे, और ये इसको मानते थे कि पहले हिंदू से मुसलमान बना, तो इसको सब नकली मुसलमान कहते थे। और बाकी कहा गया कि ये हिंदुओं के फेवर में रहता था, तो फिर बाकी के फिर जो सरदार थे वो सब इकट्ठा हुए, और एक तिलपत, दिल्ली के पास एक तिलपत एक जगह है, तिलपत पे छोटी सी लड़ाई हुई और इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक। और इसको ख़त्म करके फिर अगला वंश आता है कौन सा? तुगलक वंश। तो अगला लिख लीजिए, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश हेडिंग डाल लीजिए, तुगलक। तो इसके बाद कौन सुल्तान बन गया? तुगलक डायनेस्टी। तो जो तुगलक सुल्तान बने, तो तुगलक भी जो बेसिकली थे, ये भी तुर्क ही थे। इन तुगलकों में पहला तुगलक लिख लीजिए, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। और जहाँ तुगलक, जहाँ सुल्तानों के नाम लिख रहे थे, एक पेज पर अलग से लिखवा रहे थे ना, वहाँ पर इसके उसका नाम लिख लीजिए। खिलजी हो गया तीनों। अब खिलजी के बाद अगला डायनेस्टी लिख लीजिए, तुगलक, अलग से एक पेज पर खाली लिख लो तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश, और केवल सुल्तानों के नाम लिखने हैं उधर। ठीक। तुगलक डायनेस्टी लिखो, तुगलक वंश, और उसमें पहला नंबर 1 लिख लीजिए, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। और उसका टाइम पीरियड लिख लीजिए, 1320 से 25, 1320 टू 25, 1320 से 25। ठीक। चलिए वापस इधर आ जाइए जहाँ लिख रहे थे डिटेल में। तो वहाँ पर इस गयासुद्दीन तुगलक जो था, इस गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम था गाजी मलिक, लिख लीजिए, इट्स रियल नेम वाज गाजी मलिक। हाँ, इसका वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक, गाजी मलिक वाज इट्स रियल नेम। ठीक है। इसी के बारे में अमीर खुसरो ने लिखा है कि अपने पगड़ी के नीचे सैकड़ों पंडितों का सिरस्तान, यानी पगड़ी छुपा के रखता था, यानी कहने का मतलब बहुत बुद्धिमान था। कि टोपी में कई सारी टोपियाँ थी, मतलब कई लोगों की बुद्धि थी इसके अंदर, ये बहुत बुद्धिमान माना गया। अनुभवी था, एक्सपीरियंस था, इसको मंगोलों से लड़ने का अच्छा खासा अनुभव था इसको। कहा जाता है कि दिल्ली में नहर बना के और नहरों से सिंचाई की व्यवस्था करने वाला पहला सुल्तान वही था, लिख लीजिए, दिल्ली में नहरी सिंचाई की व्यवस्था प्रारंभ करने वाला फर्स्ट सुल्तान, पहला सुल्तान, पहला सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण किया या नहरों से सिंचाई की व्यवस्था प्रारंभ की, कैनाल इरिगेशन सिस्टम, नहरों से सिंचाई की व्यवस्था प्रारंभ की। नहरों से सिंचाई की व्यवस्था किसने शुरू की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू किया। ठीक। अब ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, ये इसी के समय आपको बताया था निज़ामुद्दीन औलिया, आबिद खुसरो का जो गुरु था। तो निज़ामुद्दीन औलिया, आपको बताया कि कई सुल्तानों का, 7 सुल्तानों का काल निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा था। तो इसके समय में भी निज़ामुद्दीन औलिया हुआ करते थे, और निज़ामुद्दीन औलिया से इसका बड़ा अच्छा रिलेशन था शुरुआत में। तो एक बार इसको, गयासुद्दीन तुगलक को बंगाल अभियान पर जाना था। तो आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद से इन समूह के पास खजाना इकट्ठा होने लगा था, पैसा अच्छा खासा हो गया था सुल्तानों के पास, पहले तो लुटेरे थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों की वजह से ढेर सारा पैसा इन समूह के पास खजाना बन चुका था। तो एक बार इसको बंगाल अभियान पर जाना था, तो जो इसके पास ढेर सारा धन दौलत था सारा, तो ये सोचा कि बंगाल लेके कहाँ जाएंगे, लेके जाना आना पड़ेगा। तो दिल्ली में औलिया की दरगाह बड़ी अच्छी थी, अभी भी आप जाएंगे दिल्ली में निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, औलिया की दरगाह वहीं पर है। तो औलिया की दरगाह थी वहाँ पर, तो औलिया से इसने रिक्वेस्ट किया, औलिया साहब हमारा खजाने का एक बड़ा हिस्सा है, इसको अगर आप सुरक्षित रख सकते हैं तो इसका सुरक्षा कीजिए, हमें थोड़ा बंगाल अभियान पर जाना है, वहाँ से आएंगे तो फिर दे दीजिए, कहाँ लेके घूमते फिरेंगे। तो औलिया ने रखवा दिया कि ठीक है रख दो, देखा जाएगा। तो ये अपना खजाना जो है कि बड़ा हिस्सा
औलिया के दरगाह में रखवाया और बंगाल अभियान पर चला गया। उधर दिल्ली में ये खबर फैल गई कि औलिया के पास तुगलक का खजाना रखा हुआ है। तो जो जरूरतमंद लोग होते थे मांगने के लिए पहुंच जाते थे कि औलिया साहब दे दीजिए, बड़ी मदद कर दीजिए, बड़ी दिक्कत है। तो मांगने के लिए पहुंचे तो औलिया ने मदद करनी शुरू कर दी कि ले जाओ, ऐश करो, अपना बांटना शुरू कर दिया। अब इधर वो बंगाल पहुंचा तो पीछे से खबर आई कि जो औलिया के पास खजाना छोड़ के आए थे वो जो है कि औलिया गरीबों में बांट रहे हैं। तो उसने संदेशा भिजवाया कि औलिया साहब ये खजाना आपको सुरक्षित रखने के लिए दिया गया है, बांटने के लिए नहीं दिया गया, वो आपका नहीं, वो हमारा है, संभाल के रखिए उसको। औलिया को बताया कि सुल्तान ने मना किया इसको बांटने के लिए, सुल्तान का पैसा अपना समझ के काहे बैठ रहे हैं। तो फिर औलिया ने उसका जवाब भिजवाया सुल्तान को कि क्या हमारा क्या तुम्हारा, जिसका था वो ले गया। कौन सा तुम लेके पैदा हुए थे कि हम लेके पैदा हुए थे, जिसके हिस्से का था गया। तो जब ये संदेशा उसको मिला कि औलिया ने जवाब दिया है कि क्या हमारा क्या तुम्हारा, जिसका था वो ले गया, उसका मूड ही खराब हो गया। एक तो यार इससे प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, कर रहा है कि जिसका था वो ले गया। तो अंतिम संदेशा उसने बिल्कुल कड़े शब्दों में भिजवाया, लास्ट वार्निंग भिजवाई कि औलिया साहब बहुत हंसी मजाक हो गया, अब आपके लिए बस यही संदेश है कि आपको जितना पैसा दिया है हमको सब चाहिए वापस। हम बंगाल से वापस आ रहे हैं दिल्ली के लिए, और दिल्ली पहुंचने से पहले एक एक पाई इकट्ठा कर लो, जितना दिए थे हमको पूरा चाहिए, जिससे जिसको दिए हो उसे वापस दो, नहीं दे रहा है उसके घर जाओ, नहीं मिल रहा है भीख मांगो, चोरी करो, उससे हमसे मतलब नहीं, पैसा चाहिए पूरा, नहीं मिला तो कटोगे बेटा तुम। तो औलिया को बता दिया गया कि सुल्तान साहब के दिल्ली पहुंचने से पहले आप पूरा इकट्ठा कर लीजिए, नहीं तो फिर जैसे दिल्ली पहुंचेंगे तुम्हीं से वसूली होगी। तो औलिया को जब बताया गया कि भाई सुल्तान साहब आ रहे हैं और आने के बाद सबसे पहले तुम्हीं से वसूली है, बटोर लो जितना दिए थे। तो औलिया ने जवाब दिया कि वसूल लीजिए, लेकिन सुल्तान हमसे वसूली तब करेंगे जब दिल्ली पहुंचेंगे, अभी दिल्ली क्या है, दूर। तो ये दिल्ली दूर है कि कहावत किसने कही थी, निजामुद्दीन औलिया ने कही थी। किसके लिए कहा गया था, गयासुद्दीन तुगलक के लिए। उसने कहा हुनुस दिल्ली दूरस्त, हुजूर दिल्ली दूर है, लिख लीजिए, दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है। तो उसने अपने फारसी भाषा में कहा था हुनुस दिल्ली दूरस्त है, उनकी लैंग्वेज थी, वो न लिखे। तो इधर ये वापस जाए तो जैसे काफिला रुकते रुकते जाता है, तो जब गाजियाबाद तक ये लोग पहुंचे तो शाम हो चुकी थी, और उस समय जैसे शाम को इन सबों का, सुल्तानों का मनोरंजन का समय होता था, उस समय नाच गाना अपना देखते थे, मशाल वशाल जलती थी। तो इसका बेटा भी जो सुल्तान का था वो भी गया हुआ था उस समय मध्य भारत के अभियान पर, और वो भी बहुत अच्छे हाथी लेके आया था वहां से। हाथी जो थे बिल्कुल ट्रेंड हाथी थे, अच्छी परेड दिखाते थे। तो बड़े अच्छे हाथी पकड़ के ले आया था। तो बताया कि पिताजी बहुत अच्छे हाथी आए हैं, आपको अगर परमिशन दें तो शाम को नाच गाने के बजाय आपको हाथियों की परेड दिखाई जाए। तो बोला ठीक, दिखाया जाए। तो सुल्तान के लिए शाम को हाथियों की परेड की व्यवस्था की, क्योंकि हाथी बड़े बड़े होते हैं तो उनका खेल देखने के लिए ऊंचाई वाली जगह चाहिए। तो सुल्तान के लिए एक लकड़ी का ऊंचा सा मंच बनाया गया, स्टेज सजाया गया, उस पर सुल्तान का सिंहासन रखा गया, सुल्तान बैठा और अपने एक साथ गोद में उसका एक छोटा बेटा था वो था, और सामने हाथियों की परेड शुरू हुई। हाथी परेड कर रहे थे, तब तक उसी में एक हाथी भड़का और हाथियों में भगदड़ मच गई, और हाथियों ने सुल्तान के मंच को धक्का दिया, और सुल्तान अपने बेटे समेत हाथियों के बीच जा गिरा, और उसका बेटा उसके हाथ से छिटका, बेटा छूट गया उसके हाथ से। और वो देखा कि उसके बेटे के ऊपर एक हाथी का पाँव पड़ने वाला है, एक हाथी जा रहा है उसके बेटे के ऊपर चढ़। तो अपने बेटे को बचाने के लिए सुल्तान अपने बेटे के ऊपर जाके लेटा, और जैसे ही लेटा तब तक पीछे से हाथियों ने उसको बुरी तरीके से कुचल दिया। दोनों बाप बेटे एक में पापड़ वाला दिया ढंग से। अब सुल्तान की जो मौत हुई वो किसी साजिश से, या रात को किसी ने छुप के छुरा भोंक दिया हो, या किसी ने जहर दे दिया हो, ऐसा नहीं हुआ, या दुश्मन ने मारा, बिल्कुल खुले में मरा था। उसके पूरे गार्ड्स थे, सब कुछ थे, और बीच में उसको मारा गया उसको, और कोई उसको बचा नहीं पाया। तो लोगों को लगा कि ये औलिया का श्राप लग गया, कि औलिया ने कहा दिल्ली दूर है, मतलब दूर है। सुल्तान वापस दिल्ली पहुंच नहीं पाया था, ये था। तब से ये कहावत पॉपुलर हो गई, जैसे बोलते हैं ना बेटा अभी दिल्ली दूर है। तो ये कहावत यहीं से पॉपुलर हुई कि इसके लिए कहा गया था, लेकिन ये वापस दिल्ली नहीं पहुंच पाया, और उससे पहले ही उसकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। ठीक है, बहुत खतरनाक मारा था इसको। ठीक है, तो इसमें और भी कई सारी चीज़ें इसने की।
गयासुद्दीन तुगलक थोड़ा सा लिबरल था। वो कहता था कि हिंदुओं को कि उनसे इतना भी धन उनके पास न छोड़ा जाए कि वो लोग धनवान बन सके, और इतना भी ना उनसे टैक्स वसूल लिया जाए कि वो लोग विद्रोह कर दें। बिल्कुल लिबरल टाइप से था वो, बीच का रास्ता उसने अपनाया। अब इसके मरने के बाद इसका बेटा सुल्तान बना, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। लिख लीजिए, अगला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। जहाँ सुल्तानों का नाम लिख रहे थे वहां भी लिख लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक। अब मोहम्मद बिन तुगलक जब सुल्तान बना, अब इधर आ जाइए वापस, जहाँ डिटेल में हम लोग देख रहे थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान जो बना, दिल्ली दूर है लिख लिया ना, किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया। किसके लिए कहा गया था? गयासुद्दीन के लिए कहा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। और वही हाथियों ने मार दिया, ये पूरा डिटेल मिलता है, पूरा कहानी लिखने की जरूरत नहीं। अब ये जो मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना, तो ये बहुत पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा तेज तर्रार, बिल्कुल भविष्य की योजनाएं बनाता था, बिल्कुल शानदार शानदार। जैसे आप लोग भविष्य की योजनाएं बनाते हैं ना, शानदार शानदार, बिल्कुल दिल से इमोशनल हो जाते हैं योजना बनाने में। योजना बनाने में कोई कमी नहीं होती। ठीक है, जैसे कोई बैंक की वैकेंसी आई, SBI क्लर्क की वैकेंसी आई, आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरते भरते ही फीलिंग आने लगती है कि बस बैंक में पहुंच ही गए हैं, ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, मैनेजर प्रेशर बना रहा है पीछे से, नहीं फिर लगता है बैंक में बड़ा काम रहता है। नहीं, SSC की तैयारी करते हैं, SSC का नाम लेते ही राहत आ जाता है, बड़े चैन की नौकरी। फिर जब लगता है कि मैथ बहुत टाइट हो गया है, बहुत कठिन आता है उसमें, तो ऐसा कहते हैं पुलिस की तैयारी करते हैं। तो पुलिस का नाम लेते ही वर्दी बिल्कुल पहन लेते हैं, नहीं? और जहाँ कोनो रिक्शा वाला कुछ बोला तो बेटा रुक जाओ, 4-6 महीना रुक जाए, जब पुलिस बन के आएंगे तब तुमको हम बता दें। दरोगा भी बनते होंगे बीच में, तो जब दरोगा का फॉर्म भरे तो फिर सिंघम बन जाते होंगे रे, स्टार लगा के बुलेट पर सवार होके एकदम सामने देखते हुए चले जा रहे, दाएं बाएं देखेंगे नहीं, किसी ऊपर ही देखेंगे, नीचे देखना ही नहीं। दरोगा झुक के थोड़े बात करेगा, थाम के रहेंगे। IAS PCS का फॉर्म भरते समय एकदम मकड़ जाते होंगे कि आप तो बन ही गए हैं। जहाँ कोई पड़ोसी या कोई पट्टीदार कुछ बोला तो बेटा रुक जाओ, घरे ढवा देंगे, जानते नहीं हो इसका पावर क्या होता है। तो योजनाएं आप बहुत अच्छी बनाते हैं, बिल्कुल दिल से इमोशनल हो जाते हैं कि बस अब उसी में जाना, लेकिन उसको लागू करने में आप बड़ी हड़बड़ी दिखाते हैं, जल्दी में रहते हैं, तुरंत चाहिए। सब कई तो आते हैं तैयारी करना, अभी जब PCS का एग्ज़ाम आएगा ना, जैसे अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो अगस्त लास्ट में आएंगे सर कि 2 महीना बाद पेपर है, उस तैयारी करवा दी। 2 महीना में PCS नहीं बन पाओगे। अरे नहीं सर, हम बन जाएंगे। हम कहे 2 महीना में सिवाय बेवकूफ़ के और कुछ नहीं बनाया जा सकता। तो बोलते हैं क्रैश कोर्स चला दीजिए। अरे फुल कोर्स तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ क्रैश कोर्स पढ़ेंगे। फिर जब अक्टूबर बीत जाएगा, दिसंबर में आर का एग्ज़ाम है, तो फिर नवंबर में आएंगे सर अगले महीना पेपर है, कुछ टेस्ट बताइए, कुछ मैटर बताइए, कुछ तैयारी का बताइए। जैसे फरवरी में हुआ था ना, तो उसके पहले कई ठो आ रहे थे, सर कुछ आर को बताइए तुरंत एकदम। अब शांत हो गया, पता है कि एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, तो अब अक्टूबर नवंबर में वो दिखाई पड़ेंगे, सर अगले महीने पेपर है, कुछ बताइए। क्या बताया जाए? वह तुम ही होशियार हो जो 2 महीना पढ़ के पास हो जाओगे, बाकी दुनिया जो साल भर से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से घास छिल रही है। अगर दुनिया में किसी, इंडिया में किसी भी आदमी को पता हो कि यही पढ़ाएंगे और यही आएगा, तो 5,000, 10,000, 20,000 फीस लेगा, 5 लाख रुपए मांगेगा ना कि 2 सीधे पेपर दे रहे हैं तुमको 2 महीने में। ऐसा थोड़े होता। तो अगर कोई बता रहा है कि हम यही पढ़ा रहे हैं, यही एग्जाम में आएगा, यही पढ़ लो पास हो जाओगे, तो आपको मूर्ख बना रहा है।
कुछ नहीं, कुछ सवाल आ जाते हैं, हम लोग भी पढ़ाते बहुत सारे सवाल आते हैं। तुम्हें थोड़ा दावा करेंगे देखो यही पढ़ाए थे यही आया, अरे इतना पढ़ाए तो आएगा ही भाई, कहाँ से आएगा, सारा कोर्स आप कवर करेंगे तो आएगा ही आएगा। और 2 महीने कोई पढ़ा के बोल दे के आएगा तो आपको मूर्ख बनाया जाता है, आप इसके अलावा और कुछ नहीं बन पाएंगे। अगर आपको तैयारी करनी है, पद पर जाना है अच्छे, तो आपको समय देना पड़ेगा। आपकी क्या कमजोरियां हैं, कहाँ आपके मजबूत पक्ष हैं, किसको किसको आपको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, और इसमें साल भर, 1.5 साल, 2 साल समय लगता है। तब आप सही से एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ कहाँ आप मजबूत बनना है, क्या आपको करना है। तो सब वो वैकेंसी के हिसाब से लहराते हैं। अभी पुलिस की वैकेंसी आई, सब लहराने लगे भागने, पुलिस 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 पुलिस। अभी लेखपाल आएगा तो सब एक लाइन से लेखपाल बनने लगे, सब बन जाएंगे लेखपाल। कहाँ बन रहे हो, फिर ढूंढेंगे कौन टीचर मिलेगा, इससे पढ़ ले, यही पढ़ लेंगे वही आ जाएगा। उसमें मैथ आए चलो मैथ वाले के पास चलते, उसमें हिंदी आएगा चलो हिंदी वाले के पास चलते। अरे समय दीजिए, आपके लहराने से कुछ नहीं होगा। फिर ये होगा कि 2-3 साल इधर उधर घूमते घूमते फिर 3 साल बाद फिर आएंगे, सर सोच रहे हैं SSC कर ले क्या, अब नहीं हिम्मत हो रहा है। एक नया बहाना है, बहाना मिल गया, पेपर लीक है, नया एक तो ड्रामा आ गया है कि पेपर लीक हो जा रहा है। तो आपको पहले तैयारी करनी है, सीधी लाइन में चलिए, अच्छे से आप तैयार कीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि आप कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं, क्या आपके वीक पॉइंट हैं, क्या आपके मजबूत पक्ष हैं। समय लगता है इन चीज़ों में, 2 महीना 4 महीना में कुछ नहीं होता। ये गलत फहमी है, कोई अगर बता रहा है कि 2-4 महीना में आप कुछ बन पाएंगे तो आप बेवकूफ़ी बन पाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बन पाएंगे, ये फैक्ट है। तैयारी में समय देना होगा आपको। भाई आप समय किसके लिए बचा रहे हैं, कई तो आते हैं सब ज्ञान देते, सर टाइम ही तो नहीं है अपने पास। तो बेटा जब तुमको अपने फ्यूचर के लिए टाइम नहीं है, कहाँ करोगे ऐसे टाइम का, रील्स देखोगे, इंस्टा चलाओगे, किस लिए टाइम बचा रहे हो। भाई साल भर बचा के क्या कर लोगे, फिर यहीं रहोगे। उससे अच्छा इस्तेमाल, समय है आपके पास, 24 घंटे सबके लिए होते हैं, लेकिन वही समझाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इधर उधर करते रहेंगे। और कहीं जहाँ मान लीजिए सब कुछ ठीक हो जाए कि आपने समय पर तैयारी कर ली, आपने अच्छी तैयारी हो गई, आपने फॉर्म आया समय पर, फॉर्म भी भर दिया, वैकेंसी भी आपने भर दी बढ़िया से, एडमिट कार्ड भी निकाल लिए, परीक्षा भी देने चले गए, एग्ज़ाम भी दे दिया, पेपर भी बढ़िया हो गया। तो जब आप 3 बार किस्मत के साथ मजाक करते हैं तो किस्मत को लगता है कि आप बड़े मजाकिया आदमी हैं, तो फिर किस्मत आपके साथ मजाक करेगी, ले आओ चलो हम खेलते हैं, क्योंकि समझ में आ जाता है किस्मत को कि आप कैसे हैं मजाकिया। तो जब 3 बार किस्मत के साथ मजाक किया तो किस्मत आपके साथ मजाक करेगी। पेपर दे के निकले तो पता चला पेपर भी लीक हो गया, तो फिर बुरा लगता है कि यार सब कुछ ठीक था लेकिन पेपर खराब हो गया, पेपर लीक हो गया, यानी किस्मत खराब हो गई, किस्मत का दोष देना शुरू करेंगे। तो ये किस्मत नहीं खराब हुई, आपने खुद किस्मत के साथ मजाक किया। जब किस्मत के साथ मजाक किया तो किस्मत को क्या लगा, क्या मजाक किया है। तो इसीलिए किस्मत के साथ बिल्कुल मत खेलिए। पढ़ाई में इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई में आपको बिल्कुल क्या रहना है, सीरियस रहना है। बाकी आप जो कीजिए, उछलिए खेलिए कूदिए, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब अपने करियर की आप बात कर रहे हैं, जब अपने किस्मत की आप बात कर रहे हैं, अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो उस पर आपको बिल्कुल सीरियस होना और बिल्कुल एक तरफ से चलना होगा कि इसमें जरा भी दाएं बाएं आपको लेके नहीं चलना। जरा भी दाएं बाएं हुए तो किस्मत समझ लेगी कि आप ही उसको हल्के में ले रहे हैं, तो फिर वो आपको हल्के में खिलाना शुरू करेगी। ठीक, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी आपको समझा रहे थे। आप लोग सोचते हैं कि हम ही को बोल रहे हैं सर, ये इसकी कहानी थी। ठीक, ये योजनाएं बनाता था बहुत शानदार शानदार, लेकिन योजनाओं को लागू करने में इतनी हड़बड़ी रहती थी कि उस हड़बड़ी की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता था। और जहाँ सब कुछ सही पड़ता था वहाँ पर क्या होती थी, किस्मत फूट जाती थी, सारी चीज़ें थी इसके साथ। तो उसने कई सारी योजनाएं बनाई, जो सारी की सारी योजनाएं इसकी क्या हो गई, असफल हो गई। तो इसकी योजनाएं लिख लीजिए, स्कीम्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं। ठीक, तो सबसे पहले लिखे, इसने क्या किया कि जैसे उस समय इंडिया की जो लोकेशन थी, इंडिया की सिचुएशन आप देखेंगे, इंडिया लगभग इस तरीके से था, इधर ये सीमा थी, इधर हिमालय था, और इनकी राजधानी कहाँ थी,
दिल्ली। ठीक। तो होता क्या था कि इनकी राजधानी बिल्कुल किनारे पर थी, तो जो भी बाहरी हमलावर आए बताए इसी रास्ते से आते थे, खुद ये सब खुदे बाहरी थे। तो राजधानी बिल्कुल किनारे पर होने की वजह से राजधानी पर बहुत खतरा रहता था। बताया था कि कई बार हमले हुए, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे तगड़े हमले हुए थे, लेकिन अलाउद्दीन ने बचा दिया था। तो राजधानी हमेशा बाहरी हमलों के खतरों से एकदम जूझ रही थी। खासतौर पर मंगोलों का उस समय बड़ा संकट चल रहा था, तो खूब हमले होते थे वो भी किनारे पर। तो जब राजधानी पर ही कब्जा हो जाएगा तो फिर पूरा तो कंट्रोल गया हाथ से। और दूसरा, यहाँ पर होने की वजह से साउथ में इनका कंट्रोल नहीं था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान आपको बताया था केवल कहाँ तक थे, नॉर्थ में। साउथ में अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं गई थी लेकिन कंट्रोल नहीं किया। बस क्या था कि गए, पैसा कमा के चले आते, लूटपाट करके चले आते थे, टिकते नहीं थे। तो इसने सोचा कि अगर हमारी राजधानी कहीं बीच में हो तो इससे क्या होगा कि साउथ पर हमारा कंट्रोल क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। दूसरे, हमारी राजधानी बाहरी हमलों से क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। और जब तक बाहरी हमला होगा हमारे पास बचने का समय रहेगा, अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे, अपने राजधानी को बचा पाएंगे। ठीक। तो उससे राजधानी भी सुरक्षित रहेगी और साउथ पर कंट्रोल हमारा बना रहेगा, तो बीच में रहेंगे तो सब जगह बराबर कंट्रोल कर लेंगे। तो उसी के लिए क्या किया कि उसने मध्य भारत में एक शहर चुना, देवगिरी। उस देवगिरी को अच्छे से बसाया गया, महल इमारतें बनाई गई, सड़कें बनाई गई, बाजार विकसित किया गया, पेड़ पौधे लगाए गए, घर वगैरह बनवाए गए। और इस देवगिरी का नाम उसने बदल के दौलताबाद कर दिया। क्या कर दिया, दौलताबाद। और फरमान जारी किया कि अब से हमारी राजधानी दिल्ली से कहाँ जाएगी, दौलताबाद। तो लिख लीजिए, पहली योजना इसकी कौन सी थी, राजधानी परिवर्तन की योजना, प्लान फॉर कैपिटल चेंज। राजधानी परिवर्तन की योजना कहाँ से कहाँ तक, हाँ, फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। और दौलताबाद का पुराना नाम क्या था, ये थी देवगिरी, देवगिरी। ठीक, हो गया। अब इसने फरमान जारी किया कि दिल्ली से सारे लोग अब कहाँ चलेंगे, दौलताबाद चलेंगे। ठीक है, सारे का मतलब सारे, इंसान, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, टेबल कुर्सी, सब चलेंगे। जो चलना चाहता है वो चलेगा, जो नहीं चलना चाहता है वो भी चलेगा। तो जो खुद से चलना चाहता था वो खुद से गया, जो खुद से नहीं जाना चाहता था वो बोला कि उसका हाथ पर बांधो और घसीट के पहुंचाओ दौलताबाद तक। अब दिल्ली से 1200-1300 किलोमीटर दूर किसी का हाथ या पैर बांध के घसीटेंगे तो क्या पहुंचेगा, हाथ बांध के घसीटेंगे तो हाथ पहुंचेगा, बाकी शरीर घिस जाएगी। पैर बांध के घसीटेंगे तो पैर पहुंचेगा, बाकी शरीर घिस जाएगी। तो किसी का हाथ पहुंचा, किसी का पैर पहुंचा, लेकिन पहुंचाया उसने सबको, छोड़ा किसी को नहीं। जब दिल्ली से इनका काफिला निकला तो निकलने के बाद इसने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाके देखो कोई रह तो नहीं गया। ये बर्नी ने विवरण लिखा है कि सिपाहियों को भेजा गया, देखो कोई बच तो नहीं गया। तो देखा गया कि एक अंधा और एक लंगड़ा बचा हुआ था, तो अंधे का वहीं कत्ल कर दिया गया और लंगड़े की टूटी टांग बांध के सब घसीट दिया दौलताबाद। तो खाली उसकी टूटी हुई टांग पहुंची थी दौलताबाद। तो किसी का टांग पहुंचाया, किसी का हाथ पहुंचाया, पहुंचाया उसने सबको। और इसने ऐसा नहीं किया, हम लोग बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा था। इसी का एक दरबारी था इसामी, फतहुत सलातीन लिखी थी इसामी ने, इसामी ने इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, इतिहासकार था। तो इसामी ने रिक्वेस्ट की थी कि इसामी के दादा थे, बीमार थे। तो उसने कहा था कि हुजूर हमारे दादाजी बीमार हैं, वो इतना लंबा सफ़र नहीं कर पाएंगे, तो इनको बख्श दीजिए। बोले दादा है तो फिर घसीटेंगे तो फिर पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक, तो बाइज्जत लेके चलना चाहो तो चलो, नहीं तो फिर हाथ या पैर बांध देंगे, घसीट देंगे। उसको भी नहीं छोड़ा। तो बड़ा बुरा लगा बेचारे को। तो खैर किसी तरीके से, भाई पैसे वाला था, व्यवस्था बनाए। लेकिन रास्ते में उतना लंबा सफ़र उस ज़माने में कोई बहुत ट्रेन या वैसा था नहीं। और रास्ते में उसी उबड़ खाबड़ रास्ते से जाते हुए उसके दादा की मौत हो गई, मर गया उसका दादा इसामी का। तो इसामी ने बाद में लेखों में इसको बहुत गाली दी है, बहुत उल्टा सीधा लिखा है इसके बारे में,
इसके चक्कर में। दादा को बहुत प्यार करता था, वही थे उसके परिवार में, तो खाली इसके फालतू से आदेश की वजह से उसके परिवार के लोग मरे, दादा मरे। खैर, तो वहाँ पर चले गए सब। तो वहाँ पर जाके कुछ समय तक रहे, और वहाँ पर जाके कुछ समय तक रहे तो कुछ समय तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ समय बाद वहाँ पर भी दिक्कतें शुरू हो गई। वहाँ पर क्या दिक्कत शुरू होगी, 5-6 महीने तक रहे कि पहली बात तो देवगिरी का मौसम नहीं रास आ रहा था। जैसे उत्तर भारत का जो मौसम होता है ना, दिल्ली का मौसम बिल्कुल साफ, तीनों मौसम बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं, और हर 2 महीने बाद चेंज हो जाता है। जैसे गर्मी पड़ी तो खूब कड़ाके की गर्मी पड़ी, और फिर तुरंत क्या हो गया, बारिश का मौसम शुरू हो गया, फिर बारिश धीरे धीरे करके शुरू होगी, फिर खूब जम की बारिश होगी, फिर कुछ दिन बाद क्या हो जाएगी, ठंड धीरे धीरे करके शुरू होगी, फिर खूब कड़ाके की ठंड पड़ेगी, फिर ठंड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हर 2 महीने बाद चेंज, कभी भी 3-4 महीने तक हमारे यहाँ मौसम स्थायी रहता ही नहीं। जैसे आप कह रहे हो गर्मी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होगी, तो उसके बाद तुरंत क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ का क्लाइमेट चेंज होने वाला है, बिल्कुल साफ होता है, तुरंत बदल जाता है, हर 2 महीने बाद चेंज, कुछ नहीं, कंटिन्यू कुछ नहीं रहना। और यहाँ पर क्या था कि दक्षिण वाला प्रायद्वीपीय पठार वाला मौसम था, जलवायु थी कि भयंकर गर्मी, उमस पूरे साल भर। जैसे ये जुलाई अगस्त वाली जो गर्मी होती है ना, भयंकर पसीना खूब होता है, सूखता नहीं क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, तो खूब चिपचिपी पसीने वाली गर्मी भयंकर चल रही थी वहाँ पर। तो 3-4-5 महीने बीत गए, मौसम चेंज ही नहीं हो रहा। अभी समय को चेंज होने की आदत है, चेंज हुआ ही नहीं, लोगों की तबीयत खराब होने लगी, एक दिक्कत है। दूसरा अब ये हुआ कि जब सुल्तान साउथ में पहुंचा, दक्षिण में पहुंचा, तो फिर दक्षिण के छोटे छोटे मामलों में उलझ गया। जब दक्षिण के छोटे छोटे मामलों में उलझा तो इसके सारे ताकत दक्षिण में लगी, जब दक्षिण में ताकत लगी तो उत्तर वाले इससे स्वतंत्र होना शुरू हो गए। तो दक्षिण में कंट्रोल करने गए थे, उत्तर इनके हाथ से फिसलने लगा। सोचिए, इसके समय में 34 विद्रोह हुए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सबसे ज्यादा विद्रोह इसी के समय होते, क्योंकि इन सब मुख लगा के अब इधर गया, इधर आएगा नहीं, तो उधर वाले छूटने लगे। तीसरी दिक्कत ये हुई कि अब जब पूरी सेना का कंट्रोल यहाँ पर आ गया, तो अब जो बाहरी हमलावर होते थे, तो बाहरी हमलावर जब आते थे, मंगोलों का कोई हमला हुआ, जब तक यहाँ तक खबर पहुंचेगी, सेना तैयार होगी, सुरक्षा के लिए भेजी जाएगी, तब तक वो हमलावर बहुत अंदर तक आ चुके होते। अब फिर सेना भेज जाएगी, फिर ढूंढ ढूंढ के सबको मार पीट के बटोर बटोर के निकालते रहिए। किसी को आप दरवाजे से बाहर बाहर लौटा दीजिए, वो सही है कि घुस जाए फिर ढूंढ ढूंढ के निकालिए, कौन सी ज्यादा सही है, बाहर ही बाहर। तो इसको लगा यार ये गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। जब ये सारी गड़बड़ियाँ उसको समझ में आई तो बोला वापस पुलिस का तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। तो वापस उसने फरमान जारी किया कि हमारी राजधानी वापस दौलताबाद से कहाँ जाएगी, दिल्ली जाएगी। वापसी में भी कोई नहीं कहेगा कि हमको दौलताबाद में बड़ा मजा आ रहा है यहीं रहने में। तो वापसी में भी किसी का हाथ पहुंचा, किसी का पैर पहुंचा, पहुंचाया। जनता से बहुत प्यार करता था, छोड़ता किसी को नहीं था ये, सबको बटोर के लेके गया, सबको बटोर के लेके गया। जैसे आपने सुना होगा ना, एक आता है तुर्की तुगलकी फरमान बोलते हैं ना, जैसे सरकार कोई गड़बड़ आदेश देती है ना, बोलते हैं ना तुगलकी फरमान आ रहा है। तो तुगलकी फरमान का कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू हुआ था कि एक बार आदेश दे दिया तो जो कह दिया तो होगा, चाहे जो हो जाए। 5-6 महीने तक थे, वापस चले गए, ठीक है। तो ये राजधानी परिवर्तन की योजना इसकी थी जरूर, लेकिन फिर वापस इसको लेनी पड़ी। अब ये एक तो सुरक्षा की वजह से लिया, और इतिहासकार अलग अलग कहते। इब्न बतूता जो था, इब्न बतूता जो था, उसने लिखा था कि जो दिल्ली के नागरिक थे वो इससे बड़ा चिढ़ते थे, तो इसको सब चिट्ठी लिखते थे, और चिट्ठी में इसको गंदी गंदी गालियां देते थे, और इसके पास पहुंचवा दी जाती थी, इसके नाम की चिट्ठी आती थी, पर इसको गाली पड़ रही थी। तो वो दिल्ली की जनता को सबक सिखाना चाहता था कि बेटा हमको गाली दे रहे, चलो लोगों को दौड़ाते। तो इब्न बतूता ने ये भी कारण बताया है कि दिल्ली के नागरिकों के असम्मानपूर्ण जो लैंग्वेज वाली जो चिट्ठियाँ आती थी, उससे वो गुस्सा हो गया था और कहा कि चलो इस सबों को खदेड़ के लेके चलते। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन ये था कि मेन रीजन यही था, सिक्योरिटी रीजन और साउथ पर कंट्रोल। हालांकि इस साउथ पर जाने की वजह से 2 बड़ी घटनाएं हुई, जिसको हम लोग आगे के टॉपिक में देखेंगे। इसी के समय विजयनगर और बहमनी साम्राज्य बना साउथ में ही। तो ये जो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य बने,
तो उसमें एक बहाउद्दीन गुरशास्प का विद्रोह हुआ था, उसी का पीछा किया। तो वहीं पर दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का ने इसी के विद्रोही को शरण दे दी थी। वो वारंगल के वो सब थे, सामन टाइप से थे। तो उन सबों ने शरण दे दी किसको, इसके विद्रोही को। तो मोहम्मद बिन तुगलक उनसे नाराज हो गया, और नाराज हो गया और उन दोनों भाइयों को उसने गिरफ्तार करवा लिया, अरेस्ट करवा लिया, ठीक। और उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करा दिया, उनको मुसलमान बना दिया था। लेकिन फिर वो लंबे समय तक टिक नहीं पाया, वो वापस चला आया। जब वापस चला आया तो वो कैद से छूटे दोनों भाई, हरिहर और बुक्का, और उन्हीं के गुरु थे माधव विद्यारण्य। तो माधव विद्यारण्य ने उन दोनों भाइयों को फिर से हिंदू धर्म में दीक्षित किया, यानी उनको फिर से यज्ञ के द्वारा हिंदू बनाया। और उन्हीं दोनों भाइयों ने नींव डाली किसकी, विजयनगर साम्राज्य की। तो जब विजयनगर साम्राज्य बना, ये साउथ में बना, तो इसी को काउंटर करने के लिए इसके थोड़े से जस्ट ऊपर, इसके लगभग 10-11 साल बाद, विजयनगर के 10-11, 1336 में वो बना था, 47-48 तक बहमनी राज्य बन गया था। बहमनी भी मुसलमान थे। तो विजयनगर और बहमनी में कांस्टेंट स्ट्रगल शुरू हो गई, बनने से ही लड़ाई चल रही थी। और ये क्या थे, हिंदू थे और ये मुसलमान थे। और ठीक ध्यान रखिएगा, ये जो बहमनी थे ये ज़्यादातर शिया मुसलमान थे। ये जो तुर्की वाले थे ना, ये सब सुन्नी थे, वो सब शिया थे ज़्यादातर, ठीक। तो यहीं से विजयनगर और बहमनी का कॉन्टेक्स्ट शुरू हो चुका था। किसके समय, मोहम्मद बिन तुगलक, इसी ने मतलब इसी की वजह से समझिए कि साम्राज्य बन गया था। तो वहीं दक्षिण में जाके परेशान किया सबों को, तो सब बना दिया। तो एक तरीके से इसी का रिएक्शन था, मोहम्मद बिन तुगलक का ही क्या था, रिएक्शन था विजयनगर साम्राज्य। तो लिख लीजिए, इसी के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, विजयनगर एम्पायर बना, वो किसके समय पर बनाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ बनाया गया था। समय लिखना चाहते हैं 1336 लिख सकते हैं, और फिर लिख लीजिए 1347 बहमनी एम्पायर, बहमनी साम्राज्य। ये 36, वो 47। एक आध 2 साल किताबों में आपको डेट आगे पीछे मिल जाएगी, ठीक है। बहमनी एम्पायर, बहमनी साम्राज्य। आगे जब ये खत्म होगा दिल्ली सल्तनत, तो विजयनगर बहमनी को हम लोग अलग अलग देखेंगे। तो ये दोनों जो राज्य बने, विजयनगर और बहमनी, ये सब किसके समय में बने थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और एक तरीके से कह सकते हैं कि इसी के कारण बने, रीजन यही था, ठीक है। क्योंकि दक्षिण में इसने एंट्री कर दी, उसी के बाद उथल पुथल हुई साउथ में। क्लियर। दूसरा, तो ये योजना इसकी राजधानी परिवर्तन की अच्छी थी, लेकिन वही था कि सही जगह का चुनाव नहीं हुआ। और दूसरी चीज कि जैसे एक तो मौसम की गड़बड़ी होती थी, तो फिर इसको क्या करना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। तो एक तो सही जगह का चुनाव नहीं हुआ, और दूसरे अपने फैसले पर ही टिका नहीं रह पाया। तो योजना अच्छी थी, लेकिन वही डिसीजन गलत हो गया। तो ये योजना उसको क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, रद्द हो गई थी योजना। दूसरी की किसकी योजना लिख लीजिए, सांकेतिक मुद्रा की योजना, प्लान फॉर टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा की योजना। प्लान फॉर टोकन करेंसी। तो जो सांकेतिक मुद्रा थी, टोकन करेंसी क्या होती है, जैसे आज हमारी सरकार चलाती है कि जैसे अब सोने चांदी के सिक्के चलते नहीं, उसके बदले में क्या चलते हैं, कागज के नोट चलते हैं। और ये जो कागज के नोट चलते हैं, ये सरकार की गारंटी पर चलते हैं। सरकार ने कहा कि आप इसको मान लिए कि इसकी कीमत 2 है, तो आप 2 मान लेते हैं। कहा इसकी कीमत 20 मान लिए, तो आप 20 मान लेते। 1 जीरो और बढ़ा दिया, 200 मान लिया। 1 जीरो और बढ़ा दिया, 2000 मान लिया। बोले इसको नहीं मानना है, तो आप नहीं मानते। ओरिजिनल करेंसी सोना चांदी नहीं है, ओरिजिनल करेंसी किसके पास है, आरबीआई के पास जमा है। बस ये उसका क्या है, टोकन है। और ये सरकार की गारंटी पर चलता है कि सरकार ने आपको कहा कि आप इसको मान लीजिए कि इस कागज के टुकड़े की वैल्यू 2000 के बराबर है। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया था आरबीआई किस तरीके से काम करता है। तो वही था कि टोकन करेंसी की बात थी, अभी जैसे चलती है। तो जो काम अभी की हमारी सरकार करती है, वो काम उसने सल्तनत टाइम में कर दिया था, उस जमाने में उसने कर दिया था।
उसने क्या किया था कि जैसे जो आपको बताया था चांदी का टंका चलता था, ठीक है, तो जो सोने चांदी के सिक्के चलते थे, तो सोने चांदी के सिक्के क्योंकि कीमती धातुएं होती थी, प्रीशियस मेटल, तो कीमती धातु क्या होता है कि जब लेन देन हम लोग करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, हाथ से घिसता है, पड़ता है, खराब होता है, लोग स्टोर करके घर में रख लेते हैं, जमा कर लेते हैं, दिक्कत हो जाती है। तो इसने क्या किया कि ऐसा करते हैं कि इस चांदी और सोने के सिक्कों की बजाय हम तांबे और कांसे का सिक्का जारी करते हैं, और ये जो तांबे और कांसे का सिक्का होगा, इसकी वैल्यू इस चांदी के सिक्के के बराबर होगी, और जो तांबे कांसे वाला होगा उसकी सोने के बराबर होगा। जैसे आरबीआई गवर्नर कहता है ना, इस 2000 की वैल्यू आप मान लीजिए कितने का सोना हमारे पास है, तो वही इसने गारंटी दी कि इस तांबे के सिक्के की वैल्यू किसके बराबर है, चांदी के सिक्के के बराबर है। कांसे के सिक्के की वैल्यू सोने के सिक्के के बराबर है, और दोनों की वैल्यू बराबर होगी, इसमें लेन देन कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा। अब ये सांकेतिक मुद्रा इसने चला तो दी, लेकिन वही था, एक दिन आपको ग्रेशम का नियम समझाया था, ग्रेशम लॉ। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करती है। बैड मनी ड्राइव आउट गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ से जाना है संकट मोचन दर्शन करने के लिए, आपने एक रिक्शा हायर किया, रिक्शे वाले से पूछा कितना लोगे, 10 रुपया लेंगे। आप जाते हैं वहाँ पर, आप उसको 10 रुपया देने के लिए आपने पर्स खोला, आपके पर्स में 10-10 के 4-5 नोट पड़े हुए थे। आप कुछ एक कड़े वाले, कुछ एक सड़े वाले, रिक्शे वाले को कौन सा देंगे आप? जो सबसे सड़ा नोट है वही आप निकाल के देंगे। अच्छे वाले नोट दबा के क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। तो सभी लोग अगर ऐसा करेंगे तो मार्केट से कौन सा नोट गायब होगा? अच्छा वाला गायब होगा, सड़ा वाला ही चलता रहेगा। तो ये आपको समझाया था, यही क्या है, ग्रेशम का नियम है, ग्रेशम चला। तो वही था कि तांबे और सोने जो है कि चांदी का सिक्का और कांसे और सोने के सिक्के की वैल्यू बराबर है। मान लिया कि आपको एक, तो कौन सा सिक्का गायब होगा? सोना चांदी गायब हो जाएगा, मार्केट में चलेगा कौन सा, तांबे कांसे का सिक्का चलेगा। जैसे मान लिया कि आपको दाल खरीदने जाना है, ठीक, अब 1 किलो दाल की कीमत मान लिया कि एक सोने के सिक्के के बराबर है। आप दुकानदार के पास गए दाल खरीदने के लिए, अब आपको दाल खरीदना है, दाल की कीमत किसके बराबर है, मान लीजिए कि चांदी के सिक्के के बराबर, और चांदी के सिक्के की वैल्यू किसके बराबर है, तांबे के बराबर। तो आप उसको चांदी का सिक्का देंगे या तांबे का? तांबे का सिक्का देंगे। दुकानदार को भी पता है कि इसकी वैल्यू चांदी के सिक्के के बराबर है, तो वो आपसे तांबे का सिक्का मांगेगा या चांदी का? वो मांगेगा चांदी का और आप देंगे तांबे का, तो लेन देन हो पाएगा? टेम्पो वाले को भाड़ा दिए कांसे का सिक्का, बोले वापसी में फूट कर मैं सोने का सिक्का वापस करो। कोई पगला है चांदी के बदले तांबा देगा? तो भाई क्यों कोई लेन देन करेगा? तो लोग देते समय देते थे कौन सा, तांबे कांसे का, और लेने वाले क्या मांगते थे, सोने चांदी का, तो हो ही नहीं पाता था लेन देन। तो लेन देन बिल्कुल रुक गया, मार्केट में से सोने चांदी के सिक्के बिल्कुल गायब, तांबे कांसे के सिक्कों का ढेर लग गया बिल्कुल। और समझ लिए कि इसका इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी प्रभावित होने लगा था। हो ही नहीं पाता था, क्यों, कोई पगला है सोने चांदी को तांबे कांसे का देगा, नहीं होता। तो फिर मामला गंभीर होने लगा। जब मामला गंभीर होने लगा तो उसने बोला कोई बात नहीं, इसको भी खत्म कर देते हैं। ये योजना भी इसने क्या कर दी, कैंसिल कर दी। और इसने घोषणा की कि जिसने जिसके पास तांबे कांसे का सिक्का है उसको खजाने तक लेके आएगा, और खजाने से उसके बदले में क्या दिया जाएगा, सोने चांदी का सिक्का दिया जाएगा। जैसे जब नोटबंदी हुई ना, तो कहा गया कि पुराने नोट ला के दीजिए, नए नोट लेके जाइए। तो ये काम उसने किया था। तो जो होशियार लोग थे उन लोगों ने क्या किया कि जिनके घरों में तांबे कांसे के कटोरी गिलास चम्मच होते थे, सब उसको पिघला पिघला के सिक्का बनाया, और उसको ले आके खजाने से उसके बदले में क्या लेके आए, सोने चांदी का सिक्का लेके आए। तो इस चक्कर में इसको बहुत नुकसान हुआ। बदनी ने लिखा कि सभी, वो हिंदुओं को ही गाली देता है कि सभी हिंदुओं के घर जो है कि टकसाल बन गए थे, यानी सिक्के ढालने की जगह बन गई थी कि लोग अपना तांबे कांसे के बर्तन पिघला पिघला के सिक्का बनाते थे, और सुल्तान के पास से उससे सोने चांदी का सिक्का लेके आते थे। तो इस चक्कर में उसका खजाना आधा हो गया, लेकिन दिया उसने सबको, बताया ना, जनता से बहुत प्यार करता था, छोड़ता किसी को नहीं। तो खजाना आधा हुआ, लेकिन उसने दिया सबको, सबको वापस कर दिया। तो वही योजना अपने समय से बहुत आगे की इसने सोच ली थी। वो समय की योजना नहीं, ये आज की योजना। तो वही था कि सारी चीजों को आपको सही ढंग से करना हो, केवल सोच लेने से काम नहीं चलेगा, आपको सही योजना पर चलना पड़ेगा, ठीक है, तब फिर ये योजना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी योजना अच्छी थी, लेकिन वही था कि सही जगह का चुनाव, सही तरीके का चुनाव, वो सब नहीं हो पाया, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए खुरासान योजना। खुरासान,
खुरासान क्या था कि उस समय जैसे बताया कि इंडिया की जो पोजीशन थी तो ये कंडीशन हुआ करती थी। तो इधर क्या था कि चीन, ये तिब्बत है, हिमालय पहाड़ है, चीन तिब्बत वाला हिमालय जस्ट उस पर इधर पड़ता है। तो उसमें था कि तिब्बत के ही इस राज्य को खुरासान कहते थे, चीन के ही क्षेत्र में माना जाता था। तो इसको बताया कि हो सकता है खुरासान का राजा यानी तिब्बत का राजा हमारे ऊपर आक्रमण करके योजना बना रहा है। तो इसने कहा कि वो हमला करे, इससे पहले हम ही लोग हमला कर देते हैं। तो उसने पूरी क्या की, एक 10,000 की सेना तैयार की, और 10,000 की सेना तैयार किया। उनको साल भर के लिए एडवांस में सैलरी दे दी, वे सबको पैसा दिया कि बड़े दूर अभियान पर जाना है दूसरे देश पर। तो दूसरे देश पर हमला करने की उसने योजना बनाई। योजना तो बना ली, लेकिन जब लागू करने की बारी आई तो इसने क्या किया, जैसे मैप बनाया गया, बोला कि ये दिल्ली है और हिमालय के उस पार क्या है, खुरासान है, वहीं पर जाके सीधे सीधे हम क्या कर दें, हमला कर दें। ठीक। अब जैसे आपको बताया कि जो मंगोल आते थे भारत, तो मंगोल सीधे सीधे नहीं आते थे, मंगोल किधर से आते थे, घूम के आते थे ना, क्योंकि बताया था कि इधर हिमालय था, तिब्बत था, तो उसको पार करना संभव नहीं था। बताया था चंगेज भी पूरा क्या था, घूम के आते थे, सीधे नहीं आ पाते थे, रास्ता ही नहीं था। अब इसको किसी ने बता दिया कि उतना लंबा क्या घूमना है, ये दिल्ली है, हिमालय है, बस उसी पार तो है। तो ऐसा करो, सीधे हिमाचल के रास्ते भेज दो सीधा। तो उसने सोचिए 10,000 की सेना हिमाचल प्रदेश के रास्ते भेज दी चीन पर आक्रमण करने के लिए। सोचिए वो रास्ता आज तक किसी ने पार नहीं किया, आज तक। हिमालय है उधर, ग्रेट हिमालय है, उसको पार करना संभव ही नहीं, इधर से भी नहीं पार हो सकता। तो रास्ता किसी ने देखा नहीं, 10,000 की सेना भेज दी, पूरे की पूरी सेना बर्फीले तूफानों में धंस गई बिल्कुल। 10,000 में से 10 सिपाही वापस लौट के आए थे, भटक गई, रास्ता ही नहीं देखा कोई। हिमाचल कभी आप गए हैं, पहाड़ियाँ, सैकड़ों किलोमीटर तक पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे, ऊंचे पहाड़, पहाड़ की ऊंचाई बढ़ती चली गई। मध्य हिमालय में इतने ऊंचे पहाड़ है, ग्रेट हिमालय तो आप छोड़ दीजिए, मिड हिमालय आप पार नहीं कर पाएंगे, कितना ऊंचा है। रोहतांग पास वगैरह आपने सुना होगा, ये सब मिड हिमालय में। महान हिमालय तक तो पहुंचना ही समझ लिया संभव हो जाता है। तो आज तक उसको सीधे सीधे इधर से उधर नहीं कोई पार गया। अब वो जमाने में अब किसी ने बता दिया कि यार उतना लंबा कहाँ जाओगे, इधर ही से दे दो, उसी पार तो है। तो उसी पार है, ऐसे थोड़ी होता है। मंगोल नहीं, आज चंगेज खां की हिम्मत नहीं हुई इधर पार करने की, तुम कहाँ चले जा रहे हो। तो पता था कुछ है नहीं, बस बढ़ गए। तो वही थी कि आक्रमण करना था, लेकिन ये योजना भी क्या हो गई, खराब हो गई। और भी कई सारी योजनाएं थी, मध्य एशिया के राज्यों पर भी इसने हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन वो बहुत चली नहीं पाई। ठीक। एक और इसकी योजना लिख लीजिए, दोआब में कर वृद्धि, टैक्स इंक्रीज इन दोआब। दोआब में कर वृद्धि, टैक्स इंक्रीज इन दोआब। तो दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना किसकी थी, मोहम्मद बिन तुगलक की थी। तो जो दोआब का क्षेत्र होता है, दोआब यानी दो नदियों के बीच का क्षेत्र, तो दोआब का जो रीजन होता है बहुत फर्टाइल होता है, बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, ये ज्योग्राफी आएगा तो, क्योंकि नदियों का पानी बढ़ता है तो उससे बहुत फायदा होता है। तो इसने सोचा था कि उसी उपजाऊपन का हम लोग फायदा उठाएंगे। जैसे प्लानिंग में आपको बताया था ना कि सरकार ने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया, हरित क्रांति, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भारी रूप से हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे, जिससे प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये योजना उस समय उसने बना ली थी कि कृषि क्षेत्र में उसने इन्वेस्टमेंट करने की योजना बनाई, कि दोआब के किसानों को एडवांस में तकावी दिया गया। लिखे तकावी, तकावी लिखे, तकावी, तकावी, तकावी। तकावी क्या होता है, लिखे कृषि ऋण, एग्रीकल्चर लोन, कृषि ऋण, एग्रीकल्चर लोन या एग्रीकल्चर क्रेडिट, जो भी आप कह लीजिए। तो कृषि ऋण तो क्या बोलते थे, तकावी। तो उसने वहां के दोआब के किसानों को एडवांस में तकावी बंटवाया, यानी एडवांस में उनको लोन दिलवाया, ताकि वो अच्छे वाले हल, अच्छे वाले बीज, अच्छे वाले बैल, अच्छे खाद, अच्छे बीज का इस्तेमाल करें, ताकि प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए। और इसने भी जो लैंड रेवेन्यू था उसको बढ़ा के 50% तक कर दिया। जैसे आपको बताया था कि सबसे ज्यादा लगान कौन वसूलता था, अलाउद्दीन खिलजी था, 50% वही इसने भी किया था। लिख लीजिए, इसने दोआब क्षेत्र में 50% कर दिया था, इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू इन दोआब रीजन अप टू 50%।
इसने दोआब क्षेत्र में भू राजस्व को बढ़ा के 50% तक कर दिया था। इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू इन दोआब रीजन अप टू 50%। दोआब क्षेत्र में भू राजस्व को बढ़ा के कितना कर दिया? 50%, 50%। ठीक, बढ़ा दिया किसानों को एडवांस में। तो अपने समय के हिसाब से बहुत प्रोग्रेसिव ये योजना मानी जाती है कि जो हमारी सरकार बाद में हरित क्रांति के लिए करती है, उस जमाने में किसानों को उसने दे दिया था पैसा। तो तैयारियां उसने समय से पहले सारी पूरी कर ली, किसानों ने भी उस पैसे का अच्छा इस्तेमाल किया। तो अच्छे वाले बीज और खाद और बैल और अच्छी कृषि तकनीक का इस्तेमाल करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई, सारी तैयारियां पूरी की गई। आपको बताया था जब सब कुछ सही होता है तो फिर किस्मत फूटती। अगले 5 साल तक वहां पर बारिश ही नहीं हुई, भयंकर वाला सूखा पड़ा, और ये योजना भी उसकी क्या हो गई? फ्लॉप हो गई। ये नहीं चल पाई क्योंकि 5 साल तक भयंकर सूखा पड़ा, अनाज हुआ ही नहीं। अब पैसा तो बंटवा दिया था कृषि ऋण, वसूलना पड़ेगा। वसूलने के लिए गए तो किसान क्या देगा? भाई बैल खरीद के रखे हैं, ले जाओ बैल ले जाओ, अनाज तो है नहीं, क्या देंगे? बैल लेंगे, ले जाओ। अब बैल लेके आएंगे तो बैल का क्या करेंगे? उसको खिलाना पड़ेगा ना। अब किसान हल दे देगा, भाई तुम पैसा जो दिए थे उसका हल खरीद ले जाओ, ये हल लेके जाओ। तो सेना हल लेके क्या करेगी? उसको तो लड़ाई लड़नी, हल का क्या काम? खाद ले लिए जाओ, खाद लेके, बीज ले जाओ, बीज ले, क्या कर लेंगे? तो वो भी पैसा उसका क्या हो गया? बर्बाद हो गया सब। तो योजना अच्छी थी लेकिन किस्मत इसका साथ नहीं देती है, जिसकी वजह से ये सब फ्लॉप हो जाता है। इसने अलग से कृषि के लिए बहुत काम किया था और अलग से कृषि विकास के लिए अलग से एक विभाग बनवाया था। लिख लीजिए, दीवान ए कोही, दीवान ए कोही। तो दीवान ए कोही लिख लीजिए, कृषि विभाग था, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अलग से कृषि विभाग कौन सा बनवाया था? उसने दीवान ए कोही, या कहीं कहीं दीवान ए अमीर कोही भी लिखा हुआ मिलता है। तो कृषि की तरफ उसने ध्यान दिया था। इसी के समय एक अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है मोरक्को। मोरक्को से एक यात्री आया था, इब्न बतूता। लिख लीजिए, 1333, 1333, 1333, 1333, इब्न बतूता, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को। मोरक्को अफ्रीका। मोरक्को कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक है, मोरक्को अफ्रीका में। तो लिखिए उसने भारत की यात्रा की, ट्रेवल द इंडिया। तो इब्न बतूता ने किसके समय पर भारत की यात्रा की? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। तो इब्न बतूता जब आया तो यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक से मिलता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उसके शासन प्रशासन के बारे में अच्छा खासा देखा था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको कुछ समय तक दिल्ली का काजी भी अपॉइंट किया था, दिल्ली के काजी के पद पर वो था। फिर बाद में इसको अपना दूत बना के चीन भी इसने भेजा था, वहाँ फिर वापस आया। फिर थोड़ा सा ये सनकी टाइप से था मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसको फिर मोहम्मद बिन तुगलक इससे थोड़ा नाराज हो गया और इसको भगा दिया वहाँ से, अपने यहाँ से। तो इब्न बतूता वापस चला गया। जब वापस मोरक्को पहुंचा तो वहाँ के राजा के कहने पर, रिक्वेस्ट पर, उसने अपनी भारत यात्रा का विवरण लिखा। वो किताब बड़ी फेमस है, उस समय दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में जानकारी का बड़ा अच्छा स्रोत बनता है। लिख लीजिए इसकी किताब, रहला। रेहला, पूरा नाम है किताबुर रहला, लेकिन आप केवल रहला लिख सकते हैं। तो रहला किसकी किताब है? इब्न बतूता की। और ये लिखिए फारसी भाषा में, इन पर्शियन लैंग्वेज। रहला किस भाषा में है? फारसी भाषा में। ठीक, तो
इस रहला से उस समय के दिल्ली सल्तनत के बारे में, उस समय के शासन प्रशासन के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिलती है। और इसमें जो सबसे खास चीज़ जो बड़ा इंटरेस्टिंग उसने बताया है रहला में, इसने इब्न बतूता ने, कि जैसे आपको बताया ना कि वो संदेशा भेजते थे या फिरोज शाह तुगलक ने मैसेज किया निज़ामुद्दीन औलिया को, तो इस किताब में बहुत सारी चीज़ों का विवरण दिया गया है। सबसे खास जो डिटेल में उसने दिया है कि सल्तनत काल में कैसे संदेशे भेजे जाते थे। तो बताता है इब्न बतूता कि हर 9-9 मील पर डाक चौकियां बनी होती थी। हर डाक चौकी पर 2 घुड़सवार होते थे। हर घुड़सवार के पास चमड़े का एक थैला होता था जिसमें वो संदेशे लिखे होते थे। और वो क्या करते थे कि जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ से एक संदेशा भेजना है, एक घुड़सवार चला लेके जाता था, बहुत तेजी से अगले डाक चौकी पर पहुंचा। जैसे ही वहां पर पहुंचा वो थैला लेके दूसरा सवार क्या होता था, वहां से आगे निकल जाता था। फिर उसने अगले 9 मील पर आगे दूसरे को दिया, फिर वो आगे पहुंचा देता था। जैसे रिले रेस होता है ना, वो रिले एक को पकड़ाते हैं, वो लेके क्या होता है, आगे चला जाता है। तो वही बताता है कि 4 दिन में दिल्ली से बंगाल तक सूचना पहुंचती थी। हफ्ते भर में दिल्ली से पूरा साउथ तक के संदेश भेजते थे। तो सल्तनत काल की जो डाक व्यवस्था थी, जो पोस्टल सिस्टम था, उसका बहुत विस्तृत विवरण इसने इब्न बतूता ने लिखा है अपने किताब में। बहुत सारी चीजें, सबसे खास बात यही सूचना है, लिख लीजिए। इसमें सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का विवरण दिया गया है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन अबाउट द पोस्टल सिस्टम ऑफ सल्तनत एज, सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का विवरण। पोस्टल सिस्टम ऑफ सल्तनत एज। तो सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का विवरण किसके समय में था, किसने दिया था, इब्न बतूता ने दिया है। ठीक। यही सब बताता है कि ये थोड़ा सा सनकी भी था और थोड़ा सा लिबरल भी था। जैसे बाकी के दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, बड़े कट्टर थे। खास तौर पर उन लोगों के हिंदुओं के प्रति जो नीति होती थी, बड़ी कट्टरता से भरी होती थी। और हिंदुओं के फेस्टिवल को ये लोग बिल्कुल मना करते थे। यही इकलौता सुल्तान था जो हिंदुओं का जो त्योहार था, होली सुना होगा, जो होली खेलते हैं, यही इसको होली खेलना बड़ा पसंद था। होली खेलता था, रंग वगैरह लगाता था, कलर टीका उका भी लगाता था। तो इकलौता दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो हिंदुओं का त्यौहार होली खेलना पसंद करता था। लिख लीजिए, ही एंजॉयड द होली फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। हिंदुओं के त्यौहार होली खेलता था, हिंदुओं का त्यौहार होली। तो हिंदुओं का त्यौहार होली कौन खेलता था, मोहम्मद बिन तुगलक खेलता था। होली खेलना इसको बड़ा पसंद था। और ये बाकी धर्मों के लोग भी, जैन संत लोग भी इसके दरबार में रहा करते थे। लिख लीजिए, जिन प्रभु सूरी और राजशेखर, जिन प्रभु सूरी और राजशेखर, ये लोग क्या थे, जैन विद्वान थे, जैन स्कॉलर्स, जैन विद्वान थे। जो जिन प्रभु सूरी और राजशेखर, ये लोग क्या थे, जैन विद्वान थे। ये लोग किसके समय में थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे। तो जैनों को धर्म के मामले में थोड़ा सा लिबरल था, इसलिए उलेमाओं से इसकी बनती नहीं थी। उलेमाओं से बड़ा इसका झगड़ा चलता था। ठीक है। हालांकि सूफी संतों को इसने कई सारे प्रश्रय दिया था। इसके समय में कई सारे सूफी संत थे। हालांकि जो ये शेख निज़ामुद्दीन, जिनको चिराग देहलवी कहते थे, तो चिराग देहलवी इनके विरोध में थे। लिख लीजिए, शेख निज़ामुद्दीन, उन्हीं को चिराग देहलवी कहते थे। शेख निज़ामुद्दीन ऑब्लिक चिराग देहलवी, ये सुल्तान के क्या थे, विरोधी थे, अपोनेंट ऑफ सुल्तान, सुल्तान के विरोधी थे। ठीक है।
इसने कुछ सिक्के भी चलवाए थे, इसके सिक्के लिख लीजिए, कॉइन्स। एक लिखिए अदली, अदली, अदली। अदली जो था ये चांदी का सिक्का था। अदली कैसा था? सिल्वर कॉइन। और एक था दिनार। दिनार जो था वो सोने का सिक्का, गोल्डन कॉइन, सोने का सिक्का। ठीक। अब इसका जो राजत्व था वो बाकी सुल्तानों से अलग था। ये बताया था कि बिल्कुल जैसे यूरोप में चलता था इनलाइटेंड डिस्पोटिज्म, प्रबुद्ध निरंकुश था, वैसा ये सुल्तान था। ये धर्म का कोई इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करता था, इसको जो सही लगता था वही करता था। इसलिए जो कट्टर उलेमा वर्ग थे इसके क्या थे, विरोध में थे। और इसकी इसी नीतियों की वजह से आपको बताया इसके खिलाफ कई सारे असंतोष रहे। कुछ इतिहासकार मानते हैं इसके अंदर कुछ सनकीपन या पागलपन का भी गुण था, इधर से उधर से धीरे काफ़ी करता था, जिसकी वजह से बहुत सारा चीज़ें ये इसने डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है। और इसके समय आपको बताया कि विद्रोह सबसे ज़्यादा हुए थे, 34 विद्रोह। तो विद्रोहों से बहुत परेशान हुआ। वो कहता है कि मैं शरीर का जब कोई फोड़ा ठीक करता हूँ तो बुखार हो जाता है, बुखार ठीक करता हूँ तो फोड़ा हो जाता है, एक को दबाता हूँ तो दूसरा हो जाता है। लगातार वो परेशान रहा इन चीज़ों में। और वही 1351 में एक सिंध के पास एक जगह है थट्टा, वहीं थट्टा पर विद्रोह हुआ था। तो उसी थट्टा के विद्रोह को दबाने के लिए गया था और वहीं पर उसको बुखार हुआ और फीवर, हाई फीवर होकर उसकी मौत हो गई। इसी की मौत हुई तो इसी की मौत पर इतिहासकारों ने लिखा किस प्रकार सुल्तान को उसको प्यारी प्रजा से और उसके प्यारी प्रजा को उसके सुल्तान से, दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिल गई, क्योंकि वो जनता के लिए परेशान रहता था और जनता उससे परेशान रहती थी। दोनों एक दूसरे से परेशान थे। तो जब वो मरा तो दोनों को चैन मिला, उसको भी चैन मिला कि जनता से थोड़ा सा सुकून मिला, और जनता भी मुक्त हो गई उससे। तो इसी के बारे में कहा गया कि जब ये मरा तो जनता को उससे और उसको जनता को, दोनों को एक दूसरे से क्या हुई, मुक्ति मिली। तो जब इसकी जब मौत हुई, जब ये मरा, तो इसका कोई बेटा नहीं था, लड़का नहीं था इसको। तो वहीं थट्टा में ही इसी का एक चचेरा भाई था, फिरोज, रज्जब बिन तुगलक। वो जो फिरोज था वो इसी का भाई था, छोटा था इससे थोड़ा सा। तो वो क्या करता है कि उसकी लाश रख के सरदारों को इकट्ठा किया और वहीं छाती पीट पीट के वो रोना शुरू करता है, चीखना चिल्लाना शुरू करता है सुल्तान की याद में। और वो रोता है खूब चिल्ला चिल्ला कि हमारे इतने प्यारे महान सुल्तान, इस महान सुल्तान की मौत हो गई। और इस हमारे प्यारे महान सुल्तान ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, इतने बड़े साम्राज्य, और सुल्तान को कोई बेटा तो है नहीं। तो कौन है वो योग्य आदमी जो इतना बड़ा साम्राज्य संभाल सकता है? भाई इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए बेटा तो है नहीं, कोई सुल्तान का करीबी रिश्तेदार होना चाहिए, जो सुल्तान का बहुत क्या हो, करीबी हो। और सबसे बड़ी बात, इतना संभालने के लिए कोई बहुत अनुभवी आदमी चाहिए, एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए, जो सुल्तान के साथ लंबे समय से रहा हो, राज्य के बारे में पल पल वो जानता हो, सुल्तान का करीबी हो, उसके अपने भाई की तरीके से। बच्चा तो है नहीं, तो भाई तो उसका बच्चा हो। तो कोई योग्य आदमी दिख रहा है जो इतना बड़ा साम्राज्य संभालेगा, जो सुल्तान की जगह हो, सुल्तान जैसा योग्य हो, सुल्तान की तरफ प्रजा को प्यार करे? तो इतना वो छाती पीट पीट के रोया तो उसके सरदारों ने उसको क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया। फिर लगा कि इसको नहीं बनाएंगे तो छाती पीट पीट के यही न मर जाए। ठीक है। और उसके साथ दिक्कत भी थी कि उसकी जो माँ थी वो राजपूतानी थी और राजपूतों से ये सब चिढ़ते थे, तो उसके अंदर थोड़ी हीन भावना भी थी। तो जबरदस्ती वो नहीं बन सकता था, इतना फिक्स था, जितने ये सब कट्टर थे। तो रो के छाती पीट पीट के अपनी तरफ इशारा कर करके कि भाई कोई। तो इसका भाई सुल्तान कौन बना, लिख लीजिए, पहले लिख लिए 1351। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज डाइड इन थट्टा। 1351 में थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज डाइड इन थट्टा। थट्टा में उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। ठीक है। फिर अगला सुल्तान कौन बन गया, फिरोज शाह तुगलक।
बदायूं ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से क्या मिल गई, मुक्ति मिली। तो ये उसी के लिए कहा गया था। ठीक है, चलिए खैर, तो अगले सुल्तान का नाम लिख लीजिए, कौन है? बदायूं की किताब, बदायूं ने अपनी लिखी है। ठीक। तो अगले सुल्तान, हाँ ये लिखवाएंगे आगे। अगला सुल्तान लिखिए, कौन आएगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, जहाँ सुल्तानों का नाम लिख रहे थे वहां भी लिख लीजिए अलग से, एक साथ सारे सुल्तानों का नाम जहां पर लिख रहे थे। फिरोज शाह तुगलक, उसी को फिरोज रज्जब बिन तुगलक कहते हैं, रज्जब किसके बाप का नाम था। तो इसकी जो माँ थी, बताया ना, भट्टी सुल्तान राजपूत थी। तो इस वजह से इसके अंदर थोड़ी हीन भावना थी कि बाकी के तुर्की सरदार इसको वैल्यू नहीं देते, क्योंकि उनका जो वंश चलता था वो एलीट क्लास थे, अपने आप को तुर्की जो ब्लड था उसको सुपीरियर मानते थे, और इसको क्या माना जाता था, इन्फीरियर। बाप तो तुर्क था लेकिन माँ क्या थी, हिंदू थी। तो इसलिए उतनी वैल्यू इसकी थी नहीं है, और ज़बरदस्ती ये बन नहीं सकता था, क्योंकि बाकी के जो कट्टर सरदार थे वो इनको खड़ा नहीं होने देते। लेकिन वही छाती पीट पीट के इतना रोया और उसी को सब बना दिए। ठीक। अब इसके समय में क्या क्या हुआ था, इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक। अरे फिरोज रज्जब बिन तुगलक उसको बोलते हैं, रज्जब उसके बाप का नाम था, पूरा नाम था फिरोज रज्जब बिन तुगलक।